हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप क्लास 10th में हैं और 10th में आपने आईटी सब्जेक्ट लिया है यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट लिया है जिसका सब्जेक्ट कोड होता है 402, तो आज का जो वीडियो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग पार्ट ए और पार्ट बी के सारे चैप्टर जो है वो कवर करने वाले हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये सीबीएसई का सिलेबस आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। ये मास डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है कि किस यूनिट से कितने नंबर के जो क्वेश्चंस आने हैं वो आप यहाँ देख सकते हैं। तो पार्ट ए से टोटल 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं और पार्ट बी जो है वहां से आते हैं आपके 40 मार्क्स के क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं पहले यूनिट की। तो ये पहला यूनिट है कम्युनिकेशन स्किल्स। यहाँ से आपको 2 नंबर के यानी 2 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं वो आने हैं। अब देखते हैं इसमें से कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं। चलिए वन बाय वन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड को भी शेयर कीजिए अगर वो क्लास 10 में पढ़ते हैं तो, ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके। व्हाट इज कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन, आइडियाज, थॉट्स और फीलिंग बिटवीन टू और मोर पीपल। क्लियर। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के टाइप्स कौन कौन से होते हैं? तो वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, विजुअल कम्युनिकेशन और रिटन कम्युनिकेशन। 4 तरह के कम्युनिकेशन होते हैं। वर्बल में जहां हम लोग ओरली बात करते हैं, जहां हम लोग स्पोकन वर्ड का यूज करते हैं, वो हमारा वर्बल कम्युनिकेशन होता है। नॉन वर्बल जहां हम लोग केवल बॉडी लैंग्वेज का यूज करते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन का यूज करते हैं, वर्ड यूज नहीं करते हैं, तो वो होता है आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। थर्ड है विजुअल कम्युनिकेशन, जहां हम लोग इमेज का यूज करते हैं, चार्ट का यूज करते हैं, सिंबल, वीडियो का यूज करते हैं मैसेज को कन्वे करने के लिए, इंफॉर्मेशन देने के लिए। फिर लास्ट आता है रिटन कम्युनिकेशन, जहां रिटन वर्क जो भी होगा, अगर आप लेटर लिखते हैं, कुछ नोट्स लिखते हैं, लिख के कोई मैसेज देते हैं, तो सब किस में आता है? रिटन कम्युनिकेशन में। तो 4 तरह के कम्युनिकेशन होते हैं। नेक्स्ट है आपका कम्युनिकेशन साइकिल, यानी जो कम्युनिकेशन साइकिल पूरा होता है उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं या एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। एक कम्युनिकेशन को कंप्लीट करने में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं? जैसे पहले सेंडर होता है, मैसेज होता है, एनकोडिंग, मीडियम, रिसीवर, डिकोडिंग और फीडबैक। सिंपल आप ये समझ सकते हैं कि जब भी हम किसी को कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, मैसेज देना चाहते हैं, तो उस मैसेज के लिए क्या-क्या चीज़ें ज़रूरी होती है। एक सेंडर जो मैसेज को सेंड करता है, एक मैसेज जो हम सेंड करना चाहते हैं, यानी आपके पास मैसेज होना चाहिए, वो आइडिया होना चाहिए कि हम क्या शेयर करने वाले हैं। तीसरा एन्कोडिंग करना होता है, जो भी सेंडर होता है चीज़ों को समझता है और देन उसको फिर मैसेज में कन्वर्ट करके रिसीवर को सेंड करता है या बताता है। फोर्थ नंबर है मीडियम, कोई ना कोई मीडियम यूज़ करते हैं जब भी हम कम्युनिकेशन करते हैं, या तो हम स्पीकिंग यूज़ कर सकते हैं, राइटिंग यूज़ कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, यानी बहुत सारे मीडियम हो सकते हैं अपने मैसेज को कन्वे करने के। उसके बाद रिसीवर जो मैसेज को सुनता है, यानी इन्फॉर्मेशन को जो रिसीव करता है, रिसीवर हो गया। देन उसके बाद होता है डिकोडिंग, जब भी रिसीवर इन्फॉर्मेशन को रिसीव करता है, उसको सुनता है, तो वो अपने लैंग्वेज में उसको अंडरस्टैंड करता है, उसको समझने की कोशिश करता है, वो डिकोडिंग में आता है। फिर आता है लास्ट में फीडबैक। जब भी कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाता है तो रिसीवर अपने एंड से रिप्लाई देता है कि उसे जो कम्युनिकेशन है वो समझ में आया, यानी इन्फॉर्मेशन उसको समझ में आया या नहीं, ये फीडबैक के थ्रू पता चलता है। तो ये 7 तरह के एलिमेंट्स होते हैं कम्युनिकेशन साइकिल में। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। व्हाट आर कम्युनिकेशन बैरियर, यानी जब भी हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं किसी से तो कौन कौन से बैरियर्स आते हैं। बैरियर का मतलब है कौन कौन सी रुकावटें आती हैं, वो होता है कम्युनिकेशन बैरियर्स। ठीक है, तो क्या क्या बैरियर्स आ सकते हैं जब भी हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं? तो फिजिकल बैरियर हो सकता है, इसमें हो सकता है नॉइस, हो सकता है डिस्टेंस, हो सकता है पुअर नेटवर्क, हो सकता है एटसेट्रा। सेकंड आता है लैंग्वेज बैरियर। लैंग्वेज बैरियर में डिफरेंट लैंग्वेज हो सकते हैं, यानी जिसे हम बता रहे हैं सामने वाले को वो लैंग्वेज ना आती हो, तो लैंग्वेज बैरियर वहाँ हो सकता है। थर्ड नंबर है साइकोलॉजिकल बैरियर, हो सकता है उसके उसे स्ट्रेस हो, एंगर हो, फियर हो, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो, इमोशंस की वजह से, या इस तरह से कोई भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से वो इन्फॉर्मेशन को प्रॉपर नहीं सुन पा रहा है या नहीं समझने की कोशिश कर पा रहा है। फोर्थ नंबर आता है कल्चरल बैरियर, डिफरेंस इन कल्चर, बिलीव्स, कस्टम एंड ट्रेडिशंस। कल्चर बैरियर भी होते हैं, अलग अलग कल्चर के लोग होते हैं जिसकी वजह से किसी चीज को समझने के तरीके सबके अलग अलग हो सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, पुअर स्ट्रक्चर, अनक्लियर रोल, लैक ऑफ प्रॉपर चैनल। सिक्स नंबर है परसेप्चुअल बैरियर, डिफरेंट वे ऑफ थिंकिंग और अंडरस्टैंडिंग द सेम मैसेज। कई लोग जो होते हैं किसी भी चीज को समझने के तरीके अलग अलग होते हैं, तो कोई उसे पॉजिटिव में ले सकते हैं और कोई बंदा हो सकता है कि उसको निगेटिव वे में ले ले। तो परसेप्चुअल बैरियर्स भी होते हैं कि किसी भी चीज को अलग अलग समझने की सबकी क्षमता होती है, हर व्यक्ति अलग अलग तरीके से सोचते हैं और समझते हैं किसी चीज को। फिर यहाँ दिया हुआ लास्ट में फीडबैक। फीडबैक मैंने बताई दी आपको, फीडबैक क्या होता है। फीडबैक हेल्प अस नो वेदर द मैसेज इज अंडरस्टूड और नॉट, यानी रिसीवर ने मैसेज को समझा या इन्फॉर्मेशन को समझा या नहीं समझा, ये फीडबैक के थ्रू हम पता कर सकते हैं। तो ये हो गए कुछ कम्युनिकेशन बैरियर। यहाँ जनरली फिजिकल बैरियर और लैंग्वेज बैरियर जो है वो इंपॉर्टेंट है, आता है पेपर में। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7 सीएस ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन में 7 सीएस कौन कौन से होते हैं? पहला दिया है क्लियर, कंसाइज, कंक्रीट, करेक्ट,
कोहेरेंट, कंप्लीट और कर्टियस। ये 7 CS जो है वो आपको याद करने हैं, इंपॉर्टेंट है। पहला है क्लियर, ऑलवेज से क्लियरली व्हाट यू वांट टू से, जो भी आप बोलते हो वो क्लियर होना चाहिए। कंसाइज, ऑलवेज यूज सिंपल लैंग्वेज एंड से ओनली व्हाट इज रिक्वायर्ड, सिंपल लैंग्वेज का यूज करना है, जो भी रिक्वायर्ड, अननेसेसरी एक्स्ट्रा जो है वो चीजों को आपको नहीं बोलना है, जो जरूरी हो उस टॉपिक से रिलेटेड हो वही आपको बोलना है। थर्ड नंबर है कंक्रीट, ऑलवेज यूज प्रॉपर वर्ड्स एंड फ्रेजेस इन द सेंटेंस। फोर्थ नंबर है करेक्ट, ऑलवेज यूज करेक्ट स्पेलिंग एंड ग्रामर इन द सेंटेंस, जो भी आप बोल रहे हो उसमें जो ग्रामर हो, उसकी स्पेलिंग हो, A to Z जो है वो करेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट है कोहेरेंट, योर वर्ड शुड बी रिलेटेड टू द मेन टॉपिक एंड योर वर्ड शुड मेक सेंस, यानी जो भी आप बोल रहे हो उस टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए। कंप्लीट, योर मैसेज शुड बी कंप्लीट एंड हैव ऑल द नीडेड इंफॉर्मेशन, यानी जो भी टॉपिक आप बोलना चाहते हो, जो इन्फॉर्मेशन आप देना चाहते हो वो पूरी तरह से कंप्लीट हो, इनकम्प्लीट मैसेज ना हो। लास्ट है कर्टियस, बी ऑनेस्ट, रिस्पेक्टफुल एंड फ्रेंडली विथ अदर, ऑनेस्ट रहना है, रिस्पेक्टफुल रहना है और फ्रेंडली बिहेवियर के साथ अपना कम्युनिकेशन करना है, यानी मैसेज को कन्वे करना है। अब चलिए सेकेंड यूनिट पे सेल्फ मैनेजमेंट स्किल, जहां से 3 मार्क्स के क्वेश्चंस आने हैं। व्हाट इज सेल्फ मैनेजमेंट, थोड़ा सा स्पीड हम लोग रखेंगे ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, ताकि आप जल्दी इन चीज़ों को कवर कर सके। आप स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा सारे पेज के, यानी जितने भी स्लाइड आप देख रहे हैं ना, हर स्लाइड का एक स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन और प्लस उसका आंसर दोनों दिया हुआ है। सेल्फ मैनेजमेंट स्किल, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल इज द एबिलिटी टू मैनेज ऑन इमोशंस, टाइम एंड बिहेवियर इफेक्टिवली। What is self motivation? Self motivation is the ability to encourage oneself to achieve goal without external pressure. What is self awareness? Self awareness means knowing and understanding your own feelings, thoughts, strength and weakness. Self confidence. Self confidence means believing in yourself and your abilities. Self control. Self control means controlling your emotions, behavior and action, especially in difficult situation. Accountability. Accountability means taking responsibility for your action and work. Ability is what you can do and interest is what you like to. चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये बोर्ड में इस तरह क्वेश्चंस बार बार आते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स के, तो याद रखिएगा कौन कौन से टेक्निक्स होते हैं। मेडिटेशन आप कर सकते हैं अगर स्ट्रेस है तो, योगा कर सकते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज कर सकते हैं, टेकिंग ब्रेक एंड रिलैक्सेशन। ये 4 तरह के स्ट्रेस यहाँ मैंने दिए हैं, ये चारों पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी जब भी आपको स्ट्रेस होता है तो आप उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं, कौन से टेक्निक का यूज करना है, तो मेडिटेशन, योगा, फिजिकल एक्सरसाइज, टेकिंग ब्रेक एंड रिलैक्सेशन। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर। यहाँ है यूनिट 3। यूनिट 3 से आने हैं 1 मार्क्स, ठीक है। यूनिट 3 बेसिक ICT स्किल्स 2, इससे आना है केवल 1 मार्क का क्वेश्चन। चलिए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन इसमें पढ़ने हैं हमको। जैसे व्हाट इज ICT, ICT क्या होता है, या ICT का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अब ICT टूल्स क्या है, इन्फॉर्मेशन आप कहाँ कहाँ से ले सकते हैं, कंप्यूटर से, मोबाइल फोन से, टैबलेट से, रेडियो से, टीवी से, इंटरनेट से, ईमेल से, एक्सेट्रा। व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट मैनेज कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज। कंप्यूटर में जितने भी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होते हैं वो सबको मैनेज करने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है। फाइल को, मेमोरी को, सबको मैनेज करने का काम किसका होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का। एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के। MS वर्ड, MS एक्सेल, लिब्रे ऑफिस राइटर, टेक्स्ट पेंट, ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल। अगर हम बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल्स, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, जैसे विंडोज 7 हो गया, विंडोज 8 हो गया, विंडोज 10 हो गया, विंडोज 11 हो गया, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइनेक्स हो गया, यूनिक्स हो गया, एंड्रॉइड फोन जो हम लोग यूज करते हैं, यहाँ देखिए, सॉरी यहाँ एग्जांपल ऑलरेडी दिया हुआ, हियर आर सम नेम्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज, लाइनेक्स, मैक OS, एंड्रॉइड, iOS, यूनिक्स, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम है। यहाँ कुछ शॉर्टकट दिए हुए हैं, देखें GUI का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, CUI का फुल फॉर्म होता है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। फाइल क्या होता है, फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा और इन्फॉर्मेशन स्टोर ऑन कंप्यूटर विद द नेम एंड एक्सटेंशन, यानी फाइल क्या होता है, जो भी इन्फॉर्मेशन होते हैं, डेटा होता है, उसका कलेक्शन जो होता है वो फाइल होता है। यहाँ कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, doc.docx, ये एक्सटेंशन नेम होता है। कोई भी फाइल जो हम लोग सेव करते हैं तो फाइल नेम के बाद डॉट लगा के उसका एक्सटेंशन नेम आ जाता है, जिससे पता चलता है कि फाइल जो है किस सॉफ्टवेयर में बना है या किस टाइप की फाइल है। photo.jpg। फोल्डर इज यूज टू स्टोर एंड ऑर्गेनाइज फाइल एंड अदर फोल्डर इन वन प्लेस, यानी अलग अलग तरह की जो फाइलें होती हैं या फोल्डर होती हैं उसको एक जगह कंबाइन करके रखने के लिए हम लोग फोल्डर का यूज करते हैं। फाइल एक्सप्लोरर इज द प्रोग्राम इन विंडोज यूज टू व्यू, ओपन, ऑर्गेनाइज, कॉपी, मूव एंड डिलीट फाइल्स एंड फोल्डर्स, यानी सिस्टम के अंदर जो भी हम लोग फाइलों को देखते हैं,
उसको कॉपी करते हैं, मूव करते हैं, डिलीट करते हैं, तो सब सारा काम जो होता है वो फाइल एक्सप्लोरर का ही होता है। नेक्स्ट है रिसाइकल बिन। रिसाइकल बिन स्टोर डिलीटेड फाइल फोल्डर्स, दे कैन बी रिस्टोर इफ नीडेड। यानी जो भी सिस्टम से हम फाइल डिलीट करते हैं तो वो कहाँ स्टोर हो जाता है, रिसाइकल बिन में। जब रिसाइकल बिन से डिलीट करते हैं देन वो परमानेंट डिलीट होता है। अगर रिसाइकल बिन में है तो हम उसको वापस रिस्टोर कर सकते हैं। कंप्यूटर मेंटेनेंस के क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है, आते हैं। कंप्यूटर मेंटेनेंस मींस टेकिंग केयर ऑफ अ कंप्यूटर टू कीप इट वर्किंग प्रॉपर्ली एंड स्मूथली। तो कंप्यूटर मेंटेनेंस जो होते हैं दो तरीके से होते हैं। पहला होता है हार्डवेयर मेंटेनेंस, दूसरा होता है सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस। हार्डवेयर मेंटेनेंस में क्या होता है, क्लीनिंग द कंप्यूटर, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू एंड चेकिंग केबल। यानी जो भी हार्डवेयर पार्ट्स हैं जैसे कंप्यूटर है, कीबोर्ड है, माउस है, सीपीयू है, ठीक है, इनको साफ सुथरा रखना, उनको क्लीन रखना, केबल को प्रॉपर रखना, ये होता है हार्डवेयर मेंटेनेंस। सॉफ्टवेयर में सिस्टम के अंदर की बातें होती हैं, यानी सॉफ्टवेयर को अपडेट करना, एंटीवायरस को इंस्टॉल करना, अनवांटेड फाइलें जो होती हैं या वायरस जो होते हैं उनको रिमूव करना, ये सब सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस में आता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर। कंप्यूटर में जो भी मैलिशियस प्रोग्राम्स होते हैं, हार्मफुल प्रोग्राम्स होते हैं जो फाइलों को डैमेज कर देते हैं, कंप्यूटर को डैमेज कर देते हैं, जिससे कंप्यूटर प्रॉपर काम नहीं करता है, वो सब वायरस होते हैं, जैसे ट्रोजन, वॉर्म्स, मलवेयर, ये सब क्या है, यहाँ ईटीसी होना चाहिए था, एटसेट्रा। तो ये कुछ वायरस के नाम है। नेक्स्ट है आपका एंटीवायरस। एंटीवायरस इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट डिटेक्ट, प्रिवेंट एंड रिमूव कंप्यूटर वायरस एंड मलवेयर फ्रॉम कंप्यूटर। यानी कंप्यूटर में जो भी वायरस है उनको डिटेक्ट करना और उनको रिमूव करना कंप्यूटर से, ये काम किसका होता है, एंटीवायरस का। तो ये भी एंटीवायरस भी एक तरह के सॉफ्टवेयर ही होते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे कि क्विक हिल दिया है, क्विक हिल हो गया, अवास्ट हो गया, एक्सेट्रा। बहुत सारे एंटीवायरस जो आपको मार्केट में मिल जाते हैं, जिसकी हेल्प से आप लोग वायरस को डिटेक्ट कर सकते हैं और उसे डिलीट भी कर सकते हैं। अब यहाँ है नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आजकल आप लोग अकाउंट क्रिएट करते होंगे तो उसमें जब भी आप पासवर्ड सेव करेंगे, अगर आप कहीं भी ऑनलाइन अकाउंट क्रिएट करते हैं जहां पासवर्ड सेट करते हैं, तो पासवर्ड जो है वो आजकल स्ट्रॉन्ग पासवर्ड ही बाय डिफॉल्ट आता है। तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड में क्या क्या चीजें होती हैं, जैसे स्मॉल लेटर, यानी कम से कम एक स्मॉल लेटर होना चाहिए, एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, कुछ नंबर्स होने चाहिए 0 से 9, और कुछ स्पेशल कैरेक्टर होने चाहिए। तो ये चारों जब मिलते हैं तब एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनता है, यानी स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर, नंबर और स्पेशल कैरेक्टर। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट है आपका यूनिट 4 इंटरप्रेन्योर स्किल 2। 3 मार्क्स के क्वेश्चंस इसमें से आते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज एन एंटरप्रेन्योर? एंटरप्रेन्योर इज पर्सन हु स्टार्ट एंड मैनेज अ बिजनेस टेकिंग फाइनेंशियल रिस्क फॉर प्रॉफिट। इंटरप्रेन्योर कौन होता है? ऐसा पर्सन जो एक नया बिजनेस स्टार्ट करता है एक नए आइडिया के साथ, जहां वो रिस्क लेने की उसके अंदर कैपेबिलिटी होती है और जिससे वो रिस्क भी लेता है और प्रॉफिट भी हाई होने की संभावना होती है, वो होता है एंटरप्रेन्योर। राइट एनी 2 क्वालिटीज ऑफ एंटरप्रेन्योर। 2 क्वालिटीज क्या होती है एंटरप्रेन्योर की? रिस्क टेकिंग होता है, क्रिएटिविटी होता है, यानी एक नया आइडिया, एक नई सोच लेके वो आता है। राइट 2 रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एंटरप्रेन्योर, मैनेजिंग बिजनेस एक्टिविटी, मेकिंग करेक्ट डिसीजन। डिफरेंस बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय में क्या डिफरेंस होता है? एन एम्प्लॉयर इज अ पर्सन हु वर्क फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन एंड एम्प्लॉयर गिव्स वर्क एंड पे सैलरी। यानी जो लोग वर्कर्स होते हैं जो कहीं काम करते हैं ना, किसी के अंडर में अगर हम काम कर रहे हैं तो हम क्या कहलाते हैं? हम कहलाते हैं एम्प्लॉय कहलाते हैं। और जिसके अंडर में काम करते हैं, जो मालिक होता है, जो ओनर होता है, वो होता है हमारा एम्प्लॉयर। ये याद रखना है। अगर हम किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो हम एम्प्लॉय हो गए, और जो कंपनी का ओनर है वो हो गया एम्प्लॉयर, जो हमको सैलरी देता है। डिफरेंस बिटवीन एंटरप्रेन्योर एंड एम्प्लॉय। एंटरप्रेन्योर और एम्प्लॉय में क्या डिफरेंस है? तो एंटरप्रेन्योर स्टार्ट अ बिजनेस, एम्प्लॉय वर्क फॉर सैलरी। जो एंटरप्रेन्योर होता है वो एक नया बिजनेस स्टार्ट करता है, और एम्प्लॉय क्या होते हैं? जो एम्प्लॉय होते हैं वो काम करते हैं सैलरी पर्पज से। नेक्स्ट है हमारा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड वेज एम्प्लॉयमेंट। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि जब भी हम कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, हम खुद उसके ऑनर होते हैं, हम खुद उसके मालिक होते हैं, वो होता है हमारा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मीन्स अ पर्सन वर्क फॉर हिमसेल्फ, हर सेल्फ एंड अर्न इनकम बाय रनिंग देयर ओन बिजनेस और प्रोफेशन। ये खुद का बिजनेस करते हैं तो होता है हमारा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। जैसे कोई शॉपकीपर है, फार्मर है, फ्रीलांसर है। और वेज एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है जो हम किसी के अंडर में काम करते हैं, केवल सैलरी पर्पज से हम काम करते हैं। वेज एम्प्लॉयमेंट मीन्स अ पर्सन वर्क फॉर एन एम्प्लॉयर एंड अर्न अ फिक्स सैलरी और वेजेस। फिक्स सैलरी के लिए जब हम किसी के अंडर में काम करते हैं तो होता है हमारा वेज एम्प्लॉयमेंट। जैसे होते हैं टीचर होते हैं, फैक्ट्री वर्कर होते हैं, ऑफिस एम्प्लॉय होते हैं, वो सब किस में आते हैं? वेज एम्प्लॉयमेंट में। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट हमारा ग्रीन स्किल 2। 1 मार्क्स से क्वेश्चन इसमें से भी आते हैं आपके, टोटल 10 मार्क्स से क्वेश्चन आने हैं। ये हो गया आपका लास्ट यूनिट। व्हाट आर ग्रीन स्किल? ग्रीन स्किल आर द नॉलेज एंड एबिलिटी दैट हेल्प प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट एंड यूज नेचुरल रिसोर्सेस वाइजली। यानी ग्रीन स्किल का मतलब ये है कि हमको डेवलपमेंट करना है, हमें प्रोडक्टिविटी करनी है, हमें सारा काम करना है, लेकिन हमें इन्वायरमेंट को ध्यान में रख के, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करके,
में वो चीज़ें करनी होती है, ये भी होता है ग्रीन स्किल, यानी आपके अंदर वो नॉलेज होनी चाहिए, आपके अंदर वो एबिलिटी होनी चाहिए कि आप जब भी कोई इस तरह के काम करते हैं, कोई भी नया बिजनेस करते हैं, तो इन्वायरमेंट को प्रॉब्लम ना हो। व्हाई आर ग्रीन स्किल इंपॉर्टेंट? दे हेल्प इन सेविंग द इन्वायरमेंट, रिड्यूसिंग पोल्यूशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ताकि हमारा जो इन्वायरमेंट है वो सेफ रहे, पोल्यूशन कम हो और सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सके। व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट? सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स मीटिंग प्रेजेंट नीड विदाउट हार्मिंग फ्यूचर जनरेशन, यानी जो भी चीजें हम डेवलप कर रहे हैं, जो भी चीजें हम कर रहे हैं, वो फ्यूचर का ध्यान में रखे करना है, ताकि फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो। व्हाट इज रिन्यूएबल रिसोर्सेज? गिव वन एग्जांपल। रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर resources that can be used again and again. Example, solar energy. What is non-renewable resources? Non-renewable resources are resources that cannot be replaced quickly. Example, coal. Name any two types of pollution: air pollution, water pollution. ट्रिपल आर का फुल फॉर्म क्या होता है? यानी रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। SDG का फुल फॉर्म क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। रिसाइकलिंग का मतलब होता है, रिसाइकलिंग मीन्स रीयूजिंग वेस्ट मटेरियल टू मेक अ न्यू प्रोडक्ट, यानी जो भी हमारे पास वेस्ट मटेरियल है उसका यूज करके हम नया प्रोडक्ट बनाते हैं, वही होता है रिसाइकलिंग। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे। ग्रीन इकोनॉमी। अ ग्रीन इकोनॉमी इज एन इकोनॉमी दैट रिड्यूस पोल्यूशन, यूजेस नेचुरल रिसोर्सेज वाइजली एंड प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट व्हाइल क्रिएटिंग जॉब। व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ resources? Conservation of resources means using natural resources carefully to avoid waste. Of resources means using natural resources carefully to avoid वेस्ट, यानी जो भी नेचुरल रिसोर्सेस हैं उनका सही से इस्तेमाल करना है ताकि वो वेस्ट ना हो। यही होता है हमारा कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज का। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट है पार्ट बी, जहां से 40 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं वो आने हैं आपके। इसमें हम पहला यूनिट देखेंगे, यूनिट 1 डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन एडवांस। यहाँ से आपको 8 मार्क्स के आएंगे, यानी टोटल पार्ट बी से आने हैं 40 मार्क्स और इस यूनिट से आने हैं यानी राइटर से आने हैं 8 मार्क्स के क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टाइल्स कैटेगरी इन लिब्रे ऑफिस राइटर। राइटर में स्टाइल्स कौन कौन से होते हैं? पहला है पेज स्टाइल, सेकंड है पैराग्राफ स्टाइल, कैरेक्टर स्टाइल, फ्रेम स्टाइल, लिस्ट स्टाइल एंड टेबल स्टाइल। टोटल 6 स्टाइल्स होते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर में। आपको पता है कि जो सॉफ्टवेयर है सिलेबस के अकॉर्डिंग, सीबीएसई के सिलेबस के अकॉर्डिंग चेंज हो गया है। पहले ओपन ऑफिस रहता था, लेकिन अब लिब्रे ऑफिस उन्होंने मेंशन कर दिया है सिलेबस में कि लिब्रे ऑफिस ही आपको पढ़ना है, उसी से क्वेश्चंस आने। तो पेज स्टाइल, पैराग्राफ स्टाइल, कैरेक्टर स्टाइल, फ्रेम स्टाइल, लिस्ट स्टाइल और टेबल स्टाइल, ये 6 तरह के स्टाइल होते हैं। डेफिनेशन पूरा दिया हुआ है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा। जैसे पेज स्टाइल में पेज का साइज, पेज का मार्जिन, हेडर, फुटर, ये पेज स्टाइल में आ जाता है। सेकंड जो है आपका पैराग्राफ स्टाइल, पैराग्राफ स्टाइल में जो लाइन की स्पेसिंग होती है, जो अलाइनमेंट होता है, वो पैराग्राफ स्टाइल के अंदर आता है। कैरेक्टर स्टाइल में फ़ॉन्ट का साइज, फ़ॉन्ट का कलर, टेक्स्ट का कलर, ये कैरेक्टर स्टाइल में आता है। फ्रेम का स्टाइल में फ्रेम का साइज, फ्रेम का पोजीशन, बॉर्डर, ये फ्रेम स्टाइल के अंदर आता है। लिस्ट में बुलेट्स और जो नंबरिंग होती है 1 2 3, वो हम लोग लिस्ट स्टाइल में लेते हैं। टेबल स्टाइल में हम लोग टेबल का यूज़ करते हैं, जो सेल होता है, जो टेबल होता है, उसकी जो फॉर्मेटिंग है वो हम लोग टेबल स्टाइल के अंदर करते हैं। तो ये 6 तरह के स्टाइल है। डिटेल में जानने के लिए ये जो पूरा है स्क्रीनशॉट वो ले लीजिएगा आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ क्वेश्चन दिया है अरेंजमेंट। अरेंजमेंट का मतलब क्या होता है? अरेंजमेंट में जो इमेज होते हैं, इमेज को ओवरलैप किया जाता है, यानी एक इमेज या ऑब्जेक्ट के ऊपर दूसरा इमेज या ऑब्जेक्ट किस तरह से सेट करना है, उसका जो प्लेस है वो कैसे डिसाइड करना है, वो हम लोग अरेंजमेंट के थ्रू करते हैं। यानी अरेंजमेंट जो है ये बताता है कि जो ऑब्जेक्ट होगा या इमेज होगा वो एक दूसरे के ऊपर किस तरह से हम लोग सेट कर सकते हैं। सेकेंड है एंकरिंग। एंकरिंग में हम लोग जो भी इमेज होता है या जो ऑब्जेक्ट होता है उसे पैराग्राफ के साथ या कैरेक्टर के साथ किस तरह से उसको फिक्स करना है वो सेट करते हैं एंकरिंग के थ्रू। नेक्स्ट है टेक्स्ट स्टाइल। टेक्स्ट स्टाइल में जो भी टेक्स्ट है उसकी पोजीशन को हम लोग को सेट करना होता है। पेज में टेक्स्ट हमारा राइट साइड रहेगा, लेफ्ट साइड रहेगा या सेंटर में रहेगा, हम लोग टेक्स्ट अलाइनमेंट के थ्रू कर सकते हैं। एक होता है जस्टिफाई। जस्टिफाई में जो भी हमारा लाइन होगा, जो भी हमारे कंटेंट होगा, उसमें लेफ्ट से और राइट से जो मार्जिंग होती है वो इक्वल होती है, ठीक है, तो वो होता है हमारा जस्टिफाइड। नेक्स्ट है टेक्स्ट रैपिंग। टेक्स्ट रैपिंग जो होता है, इसमें जो इमेज होता है, इमेज के चारों साइड टेक्स्ट को सेट करना, यानी अगर हमने यहाँ इमेज सेट किया है तो इमेज सेट करने के बाद जो लाइन हम लिखेंगे वो इसके साइड में होगा या इसके ऊपर होगा या नीचे होगा, या हम इमेज के पीछे भी इसको सेट कर सकते हैं टेक्स्ट रैपिंग के थ्रू। द टेक्स्ट रैपिंग डिसाइड हाउ टेक्स्ट फ्लो अराउंड एन इमेज और ऑब्जेक्ट। इमेज और ऑब्जेक्ट के चारों साइड जो है ये किस तरह से हम लोग टेक्स्ट को सेट करते हैं, वो टेक्स्ट रैपिंग में हम लोग सेट कर सकते हैं।
नेक्स्ट है टेम्पलेट। टेम्पलेट जो होते हैं प्री डिजाइन डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसकी हेल्प से हम लोग नए डॉक्यूमेंट तैयार कर लेते हैं। एक तरह से फॉर्मेट होता है जिसकी हेल्प से नए डॉक्यूमेंट जो है हम तैयार करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है टेबल ऑफ कंटेंट, टीओसी। टीओसी की हेल्प से हम लोग हेडिंग और सब हेडिंग तैयार करते हैं। आप लोगों ने बुक देखा होगा, बुक में जो स्टार्टिंग में जो इंडेक्स होता है जहां हेडिंग सब हेडिंग और उसके जो पेज नंबर लिखे होते हैं, वही सेम हम डॉक्यूमेंट में जब बनाते हैं तो टीओसी का यूज करते हैं, यानी एक तरह की इंडेक्सिंग ही होती है ये। नेक्स्ट है फिल फॉर्मेट मोड। फिल फॉर्मेट यहाँ आपको दिखेगा फिल फॉर्मेट। फिल फॉर्मेट क्या होता है, और एक ऑटो फॉर्मेट दिया हुआ है और एक फॉर्मेट पेंटर, ये तीनों में थोड़ा कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को। तो फिल फॉर्मेट का मतलब है कि आपने कोई फॉर्मेट यानी कोई स्टाइल पहले से बना के रखा है, अगर हम चाहते हैं कि उस स्टाइल को वन बाय वन किसी पे अप्लाई करना, इस पैराग्राफ पे अप्लाई कर दिए, इस पैराग्राफ पे अप्लाई कर दिए, इस पैराग्राफ पे अप्लाई कर दिए, तो हम फिल फॉर्मेट का यूज करते हैं। यानी पहले से स्टाइल अगर आपने सेव करके रखा है तो उस स्टाइल को हम अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड जो हमने बताया आपको ऑटो फॉर्मेट। ऑटो फॉर्मेट का काम होता है कि सीधे पूरे डॉक्यूमेंट को उस फॉर्मेट में चेंज कर देना। जैसे ऑटो फॉर्मेट की बात करेंगे तो ऑटो फॉर्मेट ऑटोमेटिकली फॉर्मेट द इंटायर डॉक्यूमेंट। पूरे डॉक्यूमेंट को अगर प्री डिफाइन में सेट करना है, जहां हेडिंग हो, लिस्ट हो, सारी चीजें जो होती हैं, यानी पूरा डॉक्यूमेंट जो होता है वो फॉर्मेट हो जाता है। तो ये होता है ऑटो फॉर्मेट। एक है फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर का काम होता है किसी स्टाइल को कॉपी करना। जैसे अगर हमने एक पेज लिखा है उसमें मान लीजिए फिल फॉर्मेट अलग स्टाइल में, इसकी इसी स्टाइल को अगर कॉपी करना है, कहीं और अप्लाई करना है, यहाँ अप्लाई करना है, तो इसको हम लोग सेलेक्ट करके इसको इस पे अप्लाई कर सकते हैं, यानी स्टाइल को कॉपी करना। ये होता है आपका फॉर्मेट पेंटर या क्लोन फॉर्मेटिंग का। तो तीनों का डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। फिल फॉर्मेट यानी पहले से आपने एक स्टाइल बना के रखा है एक फॉर्मेट का, उसे आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा था ऑटो फॉर्मेट। ऑटो फॉर्मेट में पूरे डॉक्यूमेंट पे हम कोई स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। और तीसरा है फॉर्मेट पेंटर, जहां हम लोग फॉर्मेट को कॉपी करते हैं और दूसरे टेक्स्ट पे उसको अप्लाई करते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग स्टाइल की बात करें तो हम लोग नए स्टाइल क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए क्रिएट न्यू स्टाइल का ऑप्शन होता है। अगर स्टाइल आपने कुछ बनाया है उसको चेंज करना है, उसको अपडेट करना है, तो उसके लिए ऑप्शन होता है अपडेट सेलेक्टेड स्टाइल। तो इसके लिए आप स्टाइल को अपडेट भी कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड की ओर। एक यहाँ कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं जिसके थ्रू हम लोग समझते हैं। आपको पता है कि इसी तरह के क्वेश्चन जो है वो बोर्ड में आने हैं, क्योंकि जो सैंपल पेपर आया है बोर्ड का इसी फॉर्मेट में दिया हुआ है कि एक स्टेटमेंट होगा, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, आपको पूरा स्टेटमेंट पढ़ना होगा और उसके बाद क्वेश्चंस होंगे और उसके बाद आपको आंसर देना होगा। डायरेक्ट क्वेश्चंस आपसे नहीं पूछे जाएंगे। Ria is preparing a long project report in LibreOffice Writer. She wants a document to look neat, professional, and consistent. Instead of formatting each paragraph again and again, she uses styles and apply them at multiple places efficiently. She also updates style once so that the change appear everywhere in the document. Answer the following. पहला क्वेश्चन पूछा गया है, विच फीचर हेल्प प्रिया अप्लाई द सेम स्टाइल टू मल्टीपल स्कैटर्ड पैराग्राफ इजिली। ठीक है, यानी मल्टीपल पैराग्राफ में वो अप्लाई करना है तो उसके लिए कौन सा स्टाइल यूज करते हैं, तो इसके लिए यूज करते हैं हम लोग फिल फॉर्मेट का यूज। ठीक है, फिल फॉर्मेट की हेल्प से हम लोग अलग अलग पैराग्राफ में स्टाइल को, यानी जो भी हमने स्टाइल को सेव किया है उसे अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, which option should she use to modify an existing style and update it throughout the document। तो इसके लिए ऑप्शन होता है update selected style। what value are shown by Ria in this situation? Efficiency, time management, consistency and smart use of टेक्नोलॉजी। इससे क्या हो रहा है, टाइम मैनेज हो रहा है और टेक्नोलॉजी का प्रॉपर यूज हो रहा है। अगर हमारे पास ऑप्शंस है तो हम इस ऑप्शंस का यूज करेंगे, हम टाइम वेस्ट क्यों करेंगे। एक यहाँ पास देखिए क्वेश्चन एक दिया हुआ था ना कि अगर हमें पूरे डॉक्यूमेंट पे अप्लाई करना होता है कोई स्टाइल, तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए हमने बताया था आपको ऑटो फॉर्मेट का यूज करते हैं हम लोग। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Meena has prepared a project report with multiple headings, subheadings. She wants to create a section at the beginning of the report that lists all topics in order and allow her to jump directly to any section by clicking on it. Which features of writer should she use? इसके लिए होता है टेबल ऑफ कंटेंट यानी टीओसी। टेबल ऑफ कंटेंट का यूज करके हेडिंग, सब हेडिंग और उसके जो पेज नंबर होते हैं हेडिंग के, वो आप मेंशन कर सकते हैं। और इसमें एक बहुत ही अच्छा फीचर होता है कि जब भी हम लोग इंडेक्स में पेज नंबर मेंशन करते हैं तो पेज नंबर पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे ना, तो डायरेक्टली जो है वो पेज नंबर आपके सामने आ जाता है, यानी वहां से सीधे जंप कर जाता है उस पेज नंबर पे। नेक्स्ट है फॉन्ट वर्क। फॉन्ट वर्क इज अ फीचर इन LibreOffice Writer used to create decorative and artist text with special effect like curve,
टेक्स्ट, शैडो, आउटलाइन एंड 3D स्टाइल, यानी पहले से डिजाइन और डेकोरेट किए हुए कुछ टेक्स्ट होते हैं जिसको आप डायरेक्टली सेलेक्ट करके उसको यूज कर सकते हैं, तो उसको हम लोग फॉन्ट वर्क बोलते हैं। वर्ड आर्ट भी बोला जाता है। अगर हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इसको वर्ड आर्ट बोलते हैं, जो पहले से डिजाइन किए हुए रहते हैं, केवल आपको सेलेक्ट करना है और जो मैसेज लिखना है, जो टाइप करना है आप टाइप कीजिए, उसी स्टाइल में वो चेंज हो जाता है। राइटर में फिलहाल इसको फॉन्ट वर्क बोलते हैं, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट एग्जांपल है, रोहित इज डिजाइनिंग स्कूल पोस्टर इन लिब्रे ऑफिस राइटर, सम इमेज ओवरलैप ईच अदर। देखिए क्वेश्चन आ गया, कुछ इमेज जो है एक दूसरे पे ओवरलैप हो रहे हैं, मेकिंग द पोस्टर कंफ्यूजिंग, जिससे क्या हो रहा है, जो पोस्टर है वो कंफ्यूजिंग हो गया है। ही यूज द अरेंजमेंट ऑप्शन टू प्लेस इंपॉर्टेंट इमेज क्लियरली अबव अदर। क्वेश्चन क्या है यहाँ देखिए, विच फीचर शुड रोहित यूज टू मैनेज ओवरलैपिंग इमेज, यानी इमेज का जो ओवरलैपिंग हो रहा है, एक दूसरे पे इमेज जो ओवरलैप कर रहे हैं उसको अगर सेट करना होता है तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन यूज करते हैं, इसके लिए हम लोग अरेंजमेंट का यूज करते हैं। अरेंजमेंट के थ्रू हम लोग इमेज को प्रॉपर ढंग से सेट कर सकते हैं कि कौन सा इमेज जो है वो किस तरह से हम लोग सेट करेंगे, क्या ऑर्डर होगा इमेज का, वो हम लोग अरेंजमेंट के थ्रू डिसाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट है, अमित प्रिपेयर अ फॉर्मल लेटर इन LibreOffice राइटर, ही अलाइन द टेक्स्ट प्रॉपर्ली सो दैट लेटर लुक नीट एंड प्रोफेशनल, यानी जो टेक्स्ट है वो प्रॉपर वो सेट करना चाहता है कि टेक्स्ट को राइट में रखे, सेंटर में रखे या लेफ्ट में रखे, तो इसके लिए टेक्स्ट अलाइनमेंट का यूज हम करते हैं। प्रिया इज क्रिएटिंग अ मैगजीन आर्टिकल विथ इमेज, इमेज के साथ वो एक मैगजीन तैयार कर रही है आर्टिकल। सी यूज टेक्स्ट रैपिंग सो दैट टेक्स्ट फ्लो स्मूथली अराउंड द पिक्चर, यहाँ तो क्वेश्चन का आंसर ही दे दिया गया है क्वेश्चन में, तो सिंपल यहाँ यही है कि जो टेक्स्ट रैपिंग है, क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार, विच फीचर अलाउ टेक्स्ट टू फ्लो अराउंड द इमेज, तो इसका आंसर हो जाएगा टेक्स्ट रैपिंग, ये तो क्वेश्चन से ही क्लियर हो गया था। सुनील प्रिपेयर नोटिस रेगुलरली फॉर हिज स्कूल टू सेव टाइम एंड मेंटेन द सेम फॉर्मेट, ही यूज अ टेम्पलेट, जाहिर सी बात है जितने भी स्कूल या ऑफिस में जो सर्टिफिकेट बनते हैं या जो भी चीजें बार बार नोटिस होती है वो बार बार निकलते हैं, तो उसका एक फॉर्मेट पहले से रेडी होता है, उसमें केवल हेडिंग, उसका जो टॉपिक होता है या उसका जो डेट होता है वो पर्टिकुलर चेंज होते हैं, बाकी फॉर्मेट तो सेम ही होता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग टेम्पलेट बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेहा वांट्स द सेम फॉर्मेटिंग फॉर हेडिंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर डॉक्यूमेंट इंस्टेड ऑफ फॉर्मेटिंग ईच वन अगेन सी यूज फॉर्मेट पेंटर। हमने बताया कि जब भी कोई स्टाइल होता है उसको कॉपी करना होता है तो बस उसके लिए हम लोग फॉर्मेट पेंटर का यूज करते हैं या क्लोन फॉर्मेटिंग भी इसको बोलते हैं। नेक्स्ट है, करंट डिजाइन अ पोस्टर फॉर स्कूल इवेंट, ही यूज फॉन्ट वर्क टू मेक द टाइटल अट्रैक्टिव एंड आई कैचिंग, विच फीचर इज यूज टू क्रिएट डेकोरेटिव टेक्स्ट। अगर डेकोरेटिव टेक्स्ट चाहिए, उसको पहले से डिजाइन किया हुआ टेक्स्ट अगर आपको चाहिए तो उसके लिए सिंपल है, हम फॉन्ट वर्क का यूज करते हैं राइटर में। रिया इज प्रिपेयरिंग अ स्कूल मैगजीन यूजिंग LibreOffice राइटर, सी वांट्स द मैगजीन to look neat, well organized, attractive and professional. She used different features to manage image properly, keep text readable, save time and design attractive titles। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, A, B, C, D और E। यहाँ 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, ये क्वेश्चन के आंसर मैं नहीं बताऊंगा, ये आपको बताना। कमेंट सेक्शन में इसके आप रिप्लाई दीजिएगा कि पांचों के क्वेश्चन नंबर आप मेंशन कर दीजिएगा और A B C D E करके आप उसके आंसर दे दीजिएगा कि किसका क्या आंसर होगा। आई इतना अगर आपने वीडियो देखा है ना तो इसके आंसर आपसे बन जाएंगे, तो रिप्लाई जरूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। रोहन इज प्रिपेयरिंग अ स्कूल प्रोजेक्ट इन LibreOffice राइटर, ही इंसर्ट्स सेवरल इमेज एंड शेप इन हिज डॉक्यूमेंट, सम इमेज have unwanted background, some object need to be moved together and few image are too large for the page. To make his project neat, well organized and attractive, he used appropriate image handling feature। पहला क्वेश्चन दिया, which feature should Rohan यूज टू रिमूव अनवांटेड पार्ट ऑफ इमेज, इमेज के अनवांटेड पार्ट को रिमूव करने के क्या कहते हैं इसको। आपके पास कोई इमेज है, अगर उसमें अनवांटेड जो भी एरिया यानी कोई भी एरिया अगर आपको रिमूव करना हटाना है तो इसके लिए हम लोग क्रॉपिंग का यूज करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑप्शन हेल्प हिम मूव मल्टीपल ऑब्जेक्ट टुगेदर एज अ सिंगल यूनिट, यानी कई ऑब्जेक्ट हैं, जैसे कई बार आप देखते होंगे इस तरह के हम लोग स्क्वायर जो है स्क्वायर या रेक्टेंगल बनाते हैं, इस तरह से हमें शेप बनाया है, शेप बनाने के बाद हम चाहते हैं कि ये एक यूनिट में कन्वर्ट हो जाए, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ग्रुपिंग का यूज करते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं, जितने भी रेक्टेंगल या स्क्वायर है इसको सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करने के बाद ग्रुपिंग का यूज करते हैं, तो ये एक सिंगल यूनिट में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी हेल्प से हम लोग इसका साइज बड़ा करना है या इसको मूव करना है तो एक ही बार में इसको मूव कर सकते हैं।
फिर है थर्ड नंबर, विच फीचर हेल्प हिम एडजस्ट द साइज ऑफ इमेज प्रॉपर्ली। इमेज के साइज को एडजस्ट करने के लिए स्केलिंग का यूज करते हैं। इसमें हम लोग इमेज के साइज को बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। इसमें एरिया कुछ कटता नहीं है, केवल साइज जो है इमेज का छोटा बड़ा होता है। क्रॉपिंग में जो है वो एरिया जो है इमेज का कट जाता है। क्रॉपिंग तो जनरली आप लोग करते ही हैं, प्रोफाइल फोटो ये सब हम लोग जो सेट करते हैं जनरली हम लोग क्रॉपिंग का ही यूज करते हैं। चलिए यूनिट 2 है इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट एडवांस यूजिंग लिब्रे ऑफिस कैल्क। यहाँ से आपको 10 मार्क्स के यानी 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आने हैं। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डेटा कंसोलिडेशन, जहां मल्टीपल कई सीट्स होते हैं, कई सीट का डेटा अगर हमें मर्ज करके सिंगल सीट में ट्रांसफर करना होता है, कुछ कैलकुलेशन करना होता है, उसके लिए हम लोग डेटा कंसोलिडेशन का यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ देख रहे हैं आप स्क्रीन पे, यहाँ सीट 1, सीट 2 और सीट 3 है। यहाँ से डेटा उठाया गया है और एक सीट में मर्ज कर दिया गया। हम चाहें तो इन तीनों सीट का डेटा सम कर सकते हैं, एवरेज कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, मैक्स मीन निकाल सकते हैं, यानी कोई भी कैलकुलेशन जो है मल्टीपल सीट को कंबाइन करके कर सकते हैं। तो ये होता है हमारा डेटा कंसोलिडेशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आता है, इसको ध्यान से देखिएगा। स्क्रीनशॉट लेते रहिए, जितने भी क्वेश्चंस आपको दिखाई दे रहे हैं ना, वन बाय वन सबका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि रिवीजन करने में प्रॉब्लम ना हो। मैं ज्यादा डिटेल में इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं इससे रिलेटेड। रिया इज प्रिपेयरिंग अ स्कूल परफॉर्मेंस रिपोर्ट यूजिंग लिब्रे ऑफिस कैल्क। सी हैज मार्क्स डेटा स्टोर्ड इन डिफरेंट वर्कशीट फॉर ईच क्लास। टू प्रिपेयर अ सिंगल समरी रिपोर्ट, सी कंबाइन ऑल द डेटा इनटू वन सीट। ठीक है, अलग अलग सीट पे जो डेटा है उसको कंबाइन करके सिंगल सीट में वो ऐड करना चाहती है। विच फीचर्स ऑफ लिब्रे ऑफिस कैल्क डिड रिया यूज टू कंबाइन डेटा फ्रॉम डिफरेंट सीट। तो कौन सा फीचर हम यूज करेंगे, तो डेटा कंसोलिडेशन का फीचर हम लोग यूज करेंगे। हाउ डज दिस फीचर हेल्प आवर वर्क, इट कंबाइन डेटा इनटू वन समरी सीट, सेव टाइम एंड रिड्यूस एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहित इज एनालाइजिंग सेल्स डेटा speed across 4 different sheets in LibreOffice Calc. He want to combine the data into single sheet to identify overall trend and relationship. He also want any change in the source sheet to automatically update in the consolidated sheet. Which features and option should he use? तो use consolidate with link to source data। ये एक फीचर होता है डेटा कंसोलिडेशन में, याद रखिएगा। इसमें है क्या कि जैसे ही हम मान लीजिए हमने पिछला स्लाइड में बता दें आपको, जैसे ये 3 सीट थे, सीट 1, सीट 2 और सीट 3। जब हम लोग डेटा यहाँ से उठाते हैं और जब इसको कंबाइन करते हैं, मर्ज करते हैं, मर्ज करने के बाद जब हम इसके अंदर यानी इन सीटों के अंदर कोई भी चेंजेस करते हैं, तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, इसका जो कैलकुलेशन में जो भी चेंजेस होंगे तो इसमें उसका आंसर में चेंजेस नहीं दिखेगा। यानी अगर आपने एक बार मर्ज कर दिया, कंबाइन कर दिया, कंबाइन करने के बाद अगर इन सीट के वैल्यू में कुछ चेंजेस करते हैं, अमाउंट में, जैसे यहाँ अमाउंट लिखा हुआ है, कुछ चेंजेस करेंगे तो वो चेंजेस यहाँ आपको नहीं दिखेंगे। लेकिन अगर हम लोग इसका यूज करते हैं, लिंक टू डेटा सोर्स एक ऑप्शन होता है, अगर उसको हम लोग ऑन कर देते हैं तो ऑन करने के बाद क्या होगा कि अगर किसी भी सीट में हम चेंज करेंगे, सीट 1, सीट 2, सीट 3, जहां से मर्ज होकर डेटा एक सिंगल सीट में है, तो अगर चेंज करेंगे वैल्यू तो वो वैल्यू जो है यहाँ भी अपडेट हो जाएगी। लेकिन इसके लिए ये ऑप्शन आपको ऑन करना पड़ता है, लिंक टू सोर्स डेटा। ये इनेबल करेंगे तभी लिंक तैयार होता है और जिसकी वजह से वो अपडेट होता रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट आर सब टोटल्स। अभी सब टोटल क्या है, जब भी हम लोग कोई कैलकुलेशन करते हैं, सम करें, काउंट करें, एवरेज करें, मैक्स निकालें या मीन निकालें, तो इजिली निकल जाता है। लेकिन अगर हम लोग उसमें फिल्टर लगाते हैं, तो फिल्टर लगाने में प्रॉब्लम क्या होती है, जब फिल्टर लगाते हैं जो इन्फॉर्मेशन हमको स्क्रीन पे नहीं भी दिखाई दे रही है, उसका भी टोटल, उसका भी सम, उसका भी मैक्सिमम मिनिमम हमको दिखता है, यानी वो फिल्टर लगाने के बाद अपडेट नहीं होता। हम चाहते हैं कि अगर हम फिल्टर लगा रहे हैं तो जो इन्फॉर्मेशन हमको स्क्रीन पे दिख रही है केवल उसी का कैलकुलेशन दिखे, तो इसके लिए हमको सब टोटल का यूज करना पड़ता है। एक क्वेश्चन है इस पे, देखिए किस तरह से काम करता है। अ स्कूल अकाउंटेंट इज यूजिंग लिब्रे ऑफिस कैल्क टू प्रिपेयर द एनुअल फी कलेक्शन रिपोर्ट। द वर्कशीट कंटेन 100 of record for different classes and section. To analyze the data easily, accountant groups class-wise record and apply subtotal to find the total fee collected for each class। यानी क्लास वाइज अगर रिकॉर्ड है, क्लास 10 है, क्लास 10 में मान लीजिए जैसे ये क्लास, अगर हम समझते हैं इसको, जैसे ये 10 है, कोई 12 क्लास है, एक बच्चा है वो भी मान लीजिए 10 का है। अब इसने एक फीस जमा किया, एक फीस वाला कॉलम है, ये 100 फीस है मान लीजिए जमा किया इसने, 200 फीस जमा किया इसने, 300 फीस जमा किया। जब हम क्लास में फिल्टर लगाएंगे, मान लीजिए क्लास में फिल्टर लगाया हमने और सेलेक्ट किया क्लास 10, तो 12th का तो दिखेगा नहीं रिकॉर्ड, केवल क्लास 10 का रिकॉर्ड दिखेगा। लेकिन अगर हमने नीचे फॉर्मूला लगाया है टोटल का, यानी सम का अगर हमने फॉर्मूला लगाया है, तो इस केस में क्या होता है कि फिल्टर होने के बाद भी ये टोटल हमको पूरा सेम ही दिखेगा, यानी तीनों का टोटल हमेशा दिखेगा। यानी
फिल्टर करने के बाद 12th नहीं दिख रहा है लेकिन उसका टोटल दिखता है यहाँ पास, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए ही सब टोटल का यूज किया था। जब हम सब टोटल के थ्रू सम निकालेंगे ना, तो जो भी फिल्टर रिकॉर्ड होगा, यानी जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है फिल्टर रिकॉर्ड, केवल उसी का कैलकुलेशन आपको स्क्रीन पे भी दिखाई देगा। तो इसके लिए हम लोग सब टोटल का यूज करते हैं, लेकिन उसके पहले हम लोग क्या करते हैं, ग्रुप्स का यूज करते हैं। इससे आपको पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ दिया हुआ है, विच फीचर हेल्प द अकाउंटेंट कोलैप्स एंड एक्सपेंड क्लास वाइज रिकॉर्ड। इसके लिए हम लोग ग्रुप का यूज करेंगे। और विच फीचर कैलकुलेट क्लास वाइज टोटल ऑटोमेटिकली, तो इसके लिए हम लोग सब टोटल का यूज करेंगे। आई होप ये समझ में आ गया होगा। नहीं आया होगा तो मेरे चैनल पे इसका वीडियो बना हुआ है, यानी जितने भी टॉपिक ये क्लास 10th में है, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, उन सब का वीडियो प्रैक्टिकल करके चैनल पे बनाया गया है, उसको आप जरूर देख लीजिएगा अगर कंफ्यूजन हो तो। बाकी अगर समझ में आ गया होगा तो आगे बढ़ते हैं। व्हाट इफ एनालिसिस टूल्स, ये भी बोर्ड का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इफ एनालिसिस टूल्स के क्वेश्चन आते हैं, इसमें 3 होते हैं व्हाट इफ एनालिसिस टूल्स। एक होता है आपका, यहाँ देखिए नीचे दिया हुआ है सिनारियो, दूसरा है गोल सीक और तीसरा है सॉल्वर। 3 तरह के व्हाट इफ एनालिसिस टूल्स होते हैं। अब सिनारियो किस तरह से काम करता है, गोल सीक क्या करता है और सॉल्वर क्या करता है, ये देखिए यहाँ डेफिनेशन यहाँ दिया हुआ है ऊपर में तीनों का। अब सिनारियो की बात करें तो सिनारियो जो होता है, सो डिफरेंट पॉसिबल रिजल्ट बाय चेंजिंग डेटा। यानी इसमें सिनारियो में क्या होता है, अलग अलग सिनारियो बनाए जाते हैं। मान के चलिए सिनारियो 1, सिनारियो 2, सिनारियो 3, अलग अलग कंडीशन के बेस पे हम वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, यानी आउटपुट में चेंजेस ला सकते हैं अलग अलग कंडीशन के बेस पे। अभी आगे एग्जांपल समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। दूसरा जैसे दिया है हुआ गोल सीक। गोल सीक में क्या होता है कि हमारे पास एक टारगेट रिजल्ट होता है, टारगेट वैल्यू है कि हमें क्या चाहिए, हमारा गोल पहले से फिक्स है, इसके बेस पे हम किसी सिंगल सेल में कोई चेंजेस करके अपने टारगेट वैल्यू को अचीव कर सकते हैं। थर्ड नंबर है सॉल्वर। ये गोल सीक का ही एडवांस है। जो काम हम गोल सीक से कर सकते हैं वो सारी चीजें हम सॉल्वर से भी कर सकते हैं, लेकिन सॉल्वर थोड़ा सा एडवांस होता है। इसमें कुछ हम लोग कंडीशंस लगा सकते हैं। जो गोल सीक था उसमें केवल हम सिंगल सेल में वैल्यू चेंज कर रहे थे, लेकिन सॉल्वर के केस में हम लोग मल्टीपल सेल में वैल्यू को चेंज करके उसमें कंडीशन लगा के हम लोग आंसर को यानी टारगेट वैल्यू को ले सकते हैं। चलिए एग्जांपल देखते हैं। राहुल इज यूजिंग लिब्रे ऑफिस कैल्क टू प्लान द मंथली हाउस होल्ड बजट। ही फर्स्ट क्रिएट डिफरेंट सिचुएशन assuming low, normal and high expenses. Then he calculate how much savings are required to reach a fixed target amount. Finally, he try to find the best way to minimum expenses while meeting all necessary needs. पहला क्वेश्चन देखते हैं। ए नंबर, विच व्हाट इफ एनालिसिस टूल हेल्प राहुल कंपेयर डिफरेंट एक्सपेंसेस सिचुएशन। इसके लिए डिफरेंट एक्सपेंस सिचुएशन कौन कौन से हैं तो यहाँ पास बताया गया है, क्वेश्चन में दिया है लो, नॉर्मल और हाई जो सिचुएशन है वो दिए गए हैं। तो इसके लिए 3 सिनारियो बनाए जाएंगे। जब 3 सिनारियो बनाते हैं उसके बेस पे हमारी वैल्यू जो है वो अपडेट होती रहती है, चेंज होती रहती है, तो काम होता है सिनारियो का। दूसरा क्वेश्चन है, विच टूल हेल्प हिम फाइंड द रिक्वायर्ड सेविंग अमाउंट फॉर अ फिक्स्ड गोल। यानी गोल फिक्स है अगर हमारा, उसके बेस पे अगर हमें किसी वैल्यू को चेंज करना होता है तो वो होता है हमारा गोल सीक। थर्ड नंबर है, विच टूल हेल्प हिम फाइंड द बेस्ट सोल्यूशन अंडर गिवन कंडीशन। यानी अगर कोई वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है, यानी गोल को फाइंड आउट करना है, लेकिन उसमें कुछ कंडीशन के बेस पे करना होता है तो हम सॉल्वर का यूज करते हैं। गोल सीक में हमारे पास कोई कंडीशन नहीं होता है, कुछ रूल्स नहीं होता है, केवल सिंपल सा ये है कि आपको टारगेट वैल्यू पता है और किस सेल में चेंज करना है, बस इतना ही दिया होता है। लेकिन सॉल्वर में क्या होता है, सॉल्वर में हम बहुत सारे कंडीशंस लगा सकते हैं, मैक्सिमम मिनिमम जो होती है वैल्यू लगा सकते हैं, जिसके बेस पे हम लोग बेस्ट रिजल्ट जो है वो अचीव कर सकते हैं सॉल्वर की हेल्प से। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए जनरली जब भी गोल सीक का क्वेश्चन आएगा ना, ज्यादातर देखिए सीबीएसई में ज्यादातर यही क्वेश्चन आते हैं गोल सीक का। तो गोल सीक में क्या होगा, आपको बस यही ध्यान देना है कि आपके पास एक फिक्स्ड गोल होगा, कि आपको गोल दिया रहेगा कि ये चीज अचीव करना है। अगर उसमें कंडीशंस नहीं दिए गए हैं, मिनिमम मैक्सिमम की बात नहीं हो रही है, कुछ रूल्स की बात नहीं हो रही है, सीधे बोला गया है कि ये गोल हमको अचीव करना है किसी वैल्यू में चेंजेस करके, तो सिंपल उसका आंसर हो जाता है गोल सीक। नेक्स्ट है शेयर मोड इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। लिब्रे ऑफिस कैल्क में शेयर मोड, मान के चलिए एक सिंगल स्प्रेडशीट है, सिंगल स्प्रेडशीट को हम चाहते हैं कि मल्टीपल लोग उस पर वर्क करें, तो इसके लिए हमको शेयर करना पड़ता है। इन लिब्रे ऑफिस कैल्क शेयर मोड अलाउ मल्टीपल यूजर टू वर्क ऑन द सेम स्प्रेडशीट, ठीक है, एट द सेम टाइम, एक ही समय में एक ही स्प्रेडशीट पे कई पर्सन जो है, कई यूजर जो है वो काम कर सके, इसके लिए हमें लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो स्प्रेडशीट होता है उसे शेयर करना पड़ता है। ठीक है, शेयर कैसे करते हैं, शेयर करने के लिए गो टू टूल्स में जाते हैं, शेयर स्प्रेडशीट पे क्लिक करते हैं, फिर उसके बाद चेक शेयर दिस स्प्रेडशीट विथ अदर यूजर, देन ओके बटन पे क्लिक करते हैं। इसके बाद जो आपका स्प्रेडशीट होता है वो शेयर हो जाता है, जिसके थ्रू मल्टीपल यूजर जो होते हैं सेम स्प्रेडशीट पे काम कर सकते हैं। इसमें देखिए एग्जाम के पर्पज से कुछ 2 पॉइंट दिए गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन शेयर मोड रिकॉर्ड चेंजेस कैन नॉट बी इनेबल, यानी अगर स्प्रेडशीट जो है वो शेयर मोड में है तो रिकॉर्ड में कोई चेंजेस नहीं होंगे। यानी अगर आपको रिकॉर्ड को में चेंजेस करने हैं तो सबसे पहला काम होगा कि शेयर मोड को हम डिसेबल करेंगे। यानी हमने पहले
स्प्रेडशीट को शेयर कर लिया। शेयर करने के बाद जो भी चेंजेस करने थे, यानी जो भी एंट्री करनी थी अलग अलग पर्सन के द्वारा, उन्होंने एंट्री कर ली। एंट्री करने के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है कि शेयर मोड को आपको बंद कर देना है। क्लियर? जिस तरह से हम शेयर मोड को ऑन करते हैं, सेम उसी प्रोसेस से हम स्प्रेडशीट को फिर से शेयर मोड से हटा सकते हैं। तो शेयर मोड ऑफ करने के बाद ही हम उसमें चेंजेस कर सकते हैं। दो चीजें हैं इसमें ध्यान रखिएगा, एक होता है शेयर मोड। तो शेयर मोड में क्या होता है, रिकॉर्ड चेंजेस कैन नॉट बी इनेबल, यानी इसमें रिकॉर्ड चेंजेस जो है वो इनेबल नहीं होता है। इनेबल कब होता है रिकॉर्ड चेंज, जब हम लोग शेयर मोड को डिसेबल कर लेते हैं। डिसेबल शेयर मोड, देन टू यूज रिकॉर्ड चेंज, यानी रिकॉर्ड में अगर चेंजेस करने हैं तो पहले हमें शेयर मोड को डिसेबल करना पड़ेगा। रिकॉर्ड चेंजेस मोड में होता क्या है, देखिए रिकॉर्ड चेंजेस में इन LibreOffice Calc, रिकॉर्ड चेंज इज अ फीचर दैट keeps track of all edit made in a spreadsheet. What is record changes? What changes was made? Who made the change? When the change was made? Record change show the history of changes in a spreadsheet, यानी रिकॉर्ड चेंज जो है पूरी हिस्ट्री रखता है कि जब भी जो स्प्रेडशीट जो शेयर हुआ है सबके पास, उस स्प्रेडशीट में क्या क्या चेंजेस किए गए हैं, किसके द्वारा चेंजेस किए गए हैं, वो पूरी हिस्ट्री जो है वो रिकॉर्ड चेंज के थ्रू हम देख सकते हैं। और हम चाहे तो उसको अप्लाई कर सकते हैं और चाहे तो उसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं। दोनों चीज़ें आप कर सकते हैं, यानी चेंजेस को रखना है या नहीं रखना है, आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाई इज रिकॉर्ड चेंज यूज? चेक एडिट मेड बाय यूजर, एक्सेप्ट और रिजेक्ट। ठीक है, यानी जो भी चेंजेस हुए हैं उसको एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है, ये भी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। टू इंश्योर एक्यूरेसी एंड अकाउंटेबिलिटी। हाउ टू इनेबल रिकॉर्ड चेंज? मेक श्योर द स्प्रेडशीट इज नॉट शेयर। सबसे पहला तो यही काम होता है कि पहले आपको ये चेक करना होता है कि शेयर ना हो स्प्रेडशीट, क्योंकि सबसे पहले उसको आप बंद कर दीजिए, उसके बाद ही आप रिकॉर्ड को चेंज कर सकते हैं। गो टू एडिट मेनू, देन ट्रैक चेंज और रिकॉर्ड, ये ऑप्शंस में आएगा। एडिट मेनू, देन ट्रैक चेंज और उसके बाद रिकॉर्ड। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अ स्कूल टीचर प्रिपेयर अ मार्कशीट इन LibreOffice Calc। फर्स्ट, मेनी टीचर्स need to enter marks together. Later, the teacher want to review who change which marks and approve them. Which feature should be used first and why? तो कौन सा फीचर यूज करेंगे, तो इसके लिए हम लोग शेयर मोड का यूज करेंगे, ताकि हम लोग स्प्रेडशीट को शेयर कर सके मल्टीपल टीचर्स के बीच में। अलाउ मल्टीपल टीचर टू वर्क एट द सेम टाइम। उसके बाद जो भी रिकॉर्ड उन्होंने फिल किया है, जो भी चेंजेस किए हैं, तो उसको हम लोग देखने के लिए रिकॉर्ड चेंज में जाएंगे। ट्रैक एडिट एंड हेल्प एक्सेप्ट और रिजेक्ट चेंजेस, क्या एक्सेप्ट करना है, क्या क्या चेंजेस टीचर्स ने किए हैं, किसको एक्सेप्ट करना है, किसको रिजेक्ट करना है, रिकॉर्ड चेंज मोड में हमें दिखेगा। फिर है व्हाट वैल्यू आर शोन। टीम वर्क, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड एक्यूरेसी। इसका बेनिफिट यही है कि इसमें टीम वर्क होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ट्रांसपेरेंसी होती है और एक्यूरेसी होती है। कंपेयर डॉक्यूमेंट एंड मर्ज डॉक्यूमेंट। अब ये देखिए, कंपेयर डॉक्यूमेंट क्या होता है एंड मर्ज डॉक्यूमेंट क्या होता है। कंपेयर डॉक्यूमेंट इज यूज टू रिव्यू डिफरेंस, सो ऑल डिफरेंसेस, ऐड, डिलीट और चेंज टेक्स्ट। तो इससे हम लोग कंपेयर कर लेंगे। कंपेयर करने से ये होगा कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं, क्या डिलीट हुआ है, क्या ऐड हुआ है, क्या चेंज हुआ, ये हमें पता चल जाता है। एंड मर्ज में क्या होगा, मर्ज डॉक्यूमेंट इज यूज टू फाइनलाइज द स्प्रेडशीट। उसके बाद जब हम लोग कंपेयर कर लेंगे, चीज़ों को देख लेंगे, क्या क्या चेंजेस हुए हैं, क्या डिलीट हुआ है, क्या ऐड हुआ है, उसके बाद किन किन चीज़ों को एक्सेप्ट करना और किन को रिजेक्ट करना है, उसके बेस पे हम लोग फाइनल जो होता है वो स्प्रेडशीट तैयार कर लेते हैं। यानी सबसे पहले कंपेयर कर लेना है कि हमारे पास जो रिकॉर्ड था वो क्या था और बाद में क्या हुआ। दोनों में कंपेयर करने के बाद हम लोग उसको मर्ज कर लेंगे कि क्या क्या चेंजेस करने हैं, किसको एक्सेप्ट करना है और किसको रिजेक्ट करना है चेंजेस को। मर्ज डॉक्यूमेंट में हमारा एक फाइनल स्प्रेडशीट जो है वो तैयार हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइपरलिंक। हाइपरलिंक क्या होता है, तो दो तरह के हाइपरलिंक होते हैं, एक होता है एब्सोल्यूट हाइपरलिंक और दूसरा होता है रिलेटिव हाइपरलिंक। यानी जब भी हम लोग अदर फाइलों को, अदर पेज को अगर अपने डॉक्यूमेंट के साथ कनेक्ट करते हैं, लिंक करते हैं, तो इसके लिए हम दो हाइपरलिंक का यूज़ करते हैं, एब्सोल्यूट और रिलेटिव। जहां हम बात करते हैं फुल पाथ का, फुल एड्रेस का, फुल यूआरएल का, होता है एब्सोल्यूट हाइपरलिंक। एब्सोल्यूट हाइपरलिंक में हम लोग पूरा एड्रेस देते हैं, एग्जांपल के तौर पे आप यहाँ देख सकते हैं। दूसरा होता है रिलेटिव हाइपरलिंक, जहां हम लोग पार्शियल यानी कंप्लीट एड्रेस नहीं होता है, एक शॉर्ट पाथ होता है, एक पार्शियल एड्रेस होता है, वो होता है रिलेटिव हाइपरलिंक। जनरली पेपर में इस तरह से क्वेश्चन आते हैं कि किसमें फुल यूआरएल होता है या फुल पाथ किसमें होता है, तो होता है एब्सोल्यूट, और पार्शियल या शॉर्ट पाथ किसमें होता है, तो होता है रिलेटिव हाइपरलिंक। नेक्स्ट है एब्सोल्यूट हाइपरलिंक। ब्रेक व्हेन द फाइल लोकेशन और पाथ चेंज। अब एब्सोल्यूट में क्या होता है कि जैसे ही हम लोग लोकेशन चेंज करते हैं, मान लीजिए कोई फोल्डर है उसका लोकेशन हमने चेंज कर दिया, सी ड्राइव से डी ड्राइव में ले गए, तो इस केस में क्या होगा, जो भी लिंक होता है ना वो ब्रेक हो जाता है, किसमें, एब्सोल्यूट में। लेकिन रिलेटिव में क्या होता है, रिलेटिव में ऐसा नहीं होता है।
द बेस्ट फॉर शेयरिंग फाइल बिकॉज इट वर्क इवन आफ्टर मूविंग द फोल्डर। लेकिन रिलेटिव लिंक में क्या होता है, रिलेटिव हाइपरलिंक जो होता है उसमें अगर हम लोग फाइल का लोकेशन चेंज भी करते हैं तो जो हाइपरलिंक क्रिएट हुआ रहता है वो ब्रेक नहीं होता है। तो ये भी याद रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं पेपर में। पहला चीज ये कि किस में फुल एड्रेस होता है, तो एब्सोल्यूट में फुल एड्रेस होता है, पार्शियल किस में होता है, रिलेटिव में होता है, और जब हम लोग लोकेशन चेंज करते हैं तो किसका हाइपरलिंक जो है ब्रेक हो जाता है, तो एब्सोल्यूट का ब्रेक होता है, रिलेटिव का नहीं होता है। नेक्स्ट है टारगेट इन डॉक्यूमेंट, help in quick navigation to a specific sheet or cell, example sheet 2 और sheet 2 में cell A1। तो टारगेट इन डॉक्यूमेंट मतलब क्विकली नेविगेट करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं, टारगेट इन डॉक्यूमेंट में यूज करते हैं। लिंक टू एक्सटर्नल डेटा, import and update live data from a website, example importing a table from a गवर्नमेंट वेबसाइट। यानी लिंक टू एक्सटर्नल डेटा, यानी किसी वेबसाइट से अगर हम कोई डिटेल लेना चाहते हैं जो ऑटोमेटिक अपडेट होता रहे तो हम लोग लिंक टू एक्सटर्नल डेटा का यूज करते हैं। जैसे यहाँ देखिए एग्जांपल के तौर पे लिखा हुआ है इंपोर्टिंग अ टेबल फ्रॉम अ गवर्नमेंट वेबसाइट। गवर्नमेंट की वेबसाइट से कोई टेबल हमने कनेक्ट कर लिया और जैसे ही गवर्नमेंट की वेबसाइट में डिटेल जो है वो अपडेट होगा, वैसे ही हमारा जो डेटा है वो भी अपडेट होता रहेगा। नेक्स्ट है मैक्रो। मैक्रो इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट हेल्प यू टू रिपीटेड कैलकुलेशन और टास्क ऑटोमेटिकली विथ वन क्लिक। अ फंक्शन मैक्रो इज रिटन बिटवीन। फंक्शन जो होता है मैक्रो का, उसको लिखने के लिए फंक्शन से स्टार्ट करते हैं, देन मैक्रो का कोड होता है और लास्ट में एंड फंक्शन यूज करते हैं। ये भी क्वेश्चंस आते हैं कि स्टार्टिंग कैसे करते हैं, तो फंक्शन नेम से स्टार्ट करते हैं और मैक्रो को क्लोज करने के लिए एंड फंक्शन का यूज करते हैं, याद रखिएगा। मैक्रो का सिंपल सा यूज यही है कि इस तरह का कैलकुलेशन बार बार करना है। मान लीजिए अगर बच्चे का परसेंटेज निकालना है, रिजल्ट का परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला कॉमन है, बार बार हमें बच्चे का परसेंटेज निकालना होता है, तो एक बार परसेंटेज निकालने का जो फॉर्मूला है उसको आप सेट करके रख लीजिए, यानी उसको रिकॉर्ड करके रख लीजिए एज ए मैक्रो। मैक्रो रिकॉर्ड करके रख लेते हैं, तो जब भी नेक्स्ट टाइम हमें दूसरे बच्चों का कैलकुलेशन करना होगा, परसेंटेज निकालना होगा, तो बस हमें उस मैक्रो को कॉल कर लेना है, यानी उस मैक्रो को एग्जीक्यूट कर देना है, तो सेम कैलकुलेशन ऑटोमेटिक निकल जाएगी। बार बार हमें फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर है आर्गुमेंट इन मैक्रो। मैक्रो में आर्गुमेंट क्या होते हैं? एन आर्गुमेंट इज द वैल्यू गिवन टू अ मैक्रो और फंक्शन टू परफॉर्म अ टास्क। ठीक है, यानी जो भी वैल्यू दी जाती है मैक्रो में वो एज अ आर्गुमेंट होती है जिसके थ्रू टास्क को परफॉर्म किया जाता है। अब किस तरह से लिखते हैं, देखिए आर्गुमेंट आर रिटेन इनसाइड द ब्रैकेट। यहाँ देखिए आर्गुमेंट लिखा हुआ है, ये फंक्शन हमने बताया कि मैक्रो स्टार्ट होता है फंक्शन नेम के साथ और बंद होता है एंड फंक्शन से। ये फंक्शन का नाम हो गया और इसके अंदर ए और बी जो आपको दिख रहा है वो आर्गुमेंट हो गए। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा भी है ब्रैकेट के थ्रू आर्गुमेंट को दिखाया जाता है, तो ए और उस कॉमा का यूज किया गया है दो आर्गुमेंट को सेपरेट करने के लिए। ए और बी दो आर्गुमेंट यहाँ दिए गए हैं। अब इस आर्गुमेंट को यहाँ पास किया गया है, इसके अंदर जो भी वैल्यू आएगी ए और बी के अंदर वो दोनों प्लस होके इसके ऐड नंबर में चला जाएगा। इस तरह से ये काम करते हैं, तो ए और बी जो है एज ए आर्गुमेंट हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एग्जांपल दिया हुआ है, रिया इज वर्किंग ऑन अ मार्क्स calculation sheet in LibreOffice Calc. She needs to calculate total and percentage for different students. Instead of creating spreadsheet macro again and again, she create one macro and use arguments so that the same macro work for different values. यानी मैक्रो एक बार क्रिएट कर दिया, अब उसके बेस पे अलग अलग वैल्यू देके हम लोग कैलकुलेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, व्हाट इज एन आर्गुमेंट इन अ मैक्रो? आर्गुमेंट इज अ वैल्यू पास्ड टू अ मैक्रो और फंक्शन टू परफॉर्म अ टास्क। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाई डिड रिया यूज argument in her macro? Argument allow the same macro to work with different data and save time। यानी मैक्रो तो सेम है लेकिन उसमें जो डेटा है, जो वैल्यू है, वो बार बार हम लोग चेंज करके कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये सिंपल एक फॉर्मेट हमने तैयार कर लिया है, एक फ्रेम तैयार कर लिया है फॉर्मूला का, उसमें केवल हमको वैल्यू चेंज करनी है, बाकी सारा फॉर्मूला पहले से लगा हुआ है। वैल्यू चेंज होगी और कैलकुलेशन आता रहेगा। व्हाट इज द यूज ऑफ मैक्रो? मैक्रो का क्या यूज है? अ मैक्रो इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट ऑटोमेट्स रिपीटेड टास्क। यानी सिंपल एक ही तरह के टास्क को बार बार रिपीट करने के लिए हम लोग मैक्रो का यूज करते हैं, बस वैल्यू चेंज होती है, बाकी फॉर्मेट फॉर्मूला सब सेम होता है। नेक्स्ट है यूनिट 3 डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूजिंग लिब्रे ऑफिस बेस। यहाँ से 12 मार्क्स से क्वेश्चन आने हैं, यानी 12 मार्क्स से क्वेश्चन जो है यूनिट 3 से आने हैं, डेटाबेस वाले चैप्टर से। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है डीबीएमएस। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज सॉफ्टवेयर दैट हेल्प्स टू क्रिएट, स्टोर, मैनेज एंड रिट्रीव डेटा। फील्ड क्या होता है? अ फील्ड इज अ कॉलम इन अ टेबल दैट स्टोर वन टाइप ऑफ डेटा। देन रिकॉर्ड क्या होते हैं? अ रिकॉर्ड इज अ रो इन अ टेबल दैट कंटेन कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट ऑन इट। देन नेक्स्ट है रिकॉर्ड। अ रिकॉर्ड इज अ रो इन अ टेबल दैट कंटेन कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट वन आइटम।
एक्सटेंशन ऑफ लिब्रे ऑफिस बेस फाइल, लिब्रे ऑफिस बेस फाइल का जो एक्सटेंशन नेम होता है वो होता है .odb, ओपन डॉक्यूमेंट बेस। इस तरह से ODS जो होता है वो होता है आपका कैल का, यानी ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट, याद रखिएगा। डेटा रिडंडेंसी, डेटा रिडंडेंसी क्या होता है? डेटा रिडंडेंसी मीन्स रिपीटेशन ऑफ द सेम डेटा, डेटा डुप्लीकेशन ये होता है आपका डेटा रिडंडेंसी। नेक्स्ट है डेटा वर्सेस इंफॉर्मेशन, डेटा इज अ रॉ फैक्ट वाइल इंफॉर्मेशन इज प्रोसेस्ड एंड मीनिंगफुल डेटा। डेटा इंटीग्रिटी इंश्योर दैट द डेटा स्टोर इन अ डेटाबेस इज करेक्ट एंड कंप्लीट, यानी जो भी इंफॉर्मेशन होता है, जो डेटा होता है, उसका करेक्ट होना और कंप्लीट होना ही क्या कहलाता है? डेटा इंटीग्रिटी कहलाता है। फिर नेक्स्ट है फाइल सिस्टम, फ्लैट फाइल सिस्टम और रिलेशनल डेटा बेस सिस्टम। तो फ्लैट फाइल का मतलब होता है जो डेटा होता है वो सिंगल फाइल में स्टोर होता है, और फ्लैट फाइल सिस्टम स्टोर डेटा इन सिंगल फाइल, यानी एक टेबल का दूसरे टेबल से कोई कनेक्शन नहीं होता है, कोई रिलेशन नहीं होता है, वो होता है फ्लैट फाइल सिस्टम। रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम में क्या होता है? यहाँ मल्टीपल टेबल्स होते हैं और टेबल्स जो होते हैं आपस में की के थ्रू लिंक होते हैं, यानी प्राइमरी की एंड फॉरेन की हेल्प से वो टेबल आपस में कनेक्ट होते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम। उसके बाद नेक्स्ट है डेटा वैलिडेशन, डेटा वैलिडेशन इंश्योर दैट करेक्ट डेटा इज इंटर इनटू द डेटाबेस। डेटा वैलिडेशन एक तरह की कंडीशन पहले ही लगा दी जाती है डेटा एंट्री के पहले, जिससे ये इंश्योर हो जाता है कि हमारे डेटाबेस में गलत इन्फॉर्मेशन जो है वो, यानी इनकरेक्ट डेटा जो है वो एंटर नहीं हो पाएगा, तो इसे हम लोग बोलते हैं डेटा वैलिडेशन। कई बार आप लोग देखते होंगे, कई बार आप लोग कोई फॉर्म फिल करते हैं तो जब हम लोग वहाँ कैरेक्टर की जगह नंबर फिल करते हैं तो वो सेव नहीं होता है, वहाँ पहले ही से फिक्स कर दिया जाता है। या मोबाइल नंबर कहीं इंटर करते हैं तो 10 डिजिट से अगर ज़्यादा डालेंगे मोबाइल नंबर तो एक्सेप्ट नहीं करता है। तो इस तरह के हम लोग डेटा वैलिडेशन यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है टेबल, टेबल क्या होता है? अ टेबल स्टोर डेटा इन रो एंड कॉलम। क्वेरी क्या होती है? क्वेरी इज यूज टू रिट्रीव स्पेसिफिक डेटा फ्रॉम वन और मोर टेबल। उसके बाद फॉर्म क्या होता है? फॉर्म आर यूज टू एंटर, एडिट एंड व्यू डेटा इजिली। देन है रिपोर्ट, अ रिपोर्ट प्रेजेंट डेटा इन एन ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट फॉर व्यूइंग और प्रिंटिंग। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में आते हैं, याद रखिएगा। फॉर्म किसे कहते हैं, रिपोर्ट किसे कहते हैं, या क्वेरी किसे कहते हैं? क्वेरी का काम सीधा ये होता है जो भी डेटा है उसको रिट्रीव करना, उसमें चेंजेस करना टेबल में। फॉर्म का काम होता है एक यूजर इंटरफेस प्रोवाइड कर देना ताकि यूजर जो है डेटा को इजीली देख सके, उसमें चेंजेस कर सके। रिपोर्ट का काम एंड में होता है, जब आपका सारा काम रेडी हो गया है, यानी फॉर्म रेडी हो गया है, फॉर्म रेडी होने के बाद जब आप उसको एक रिपोर्ट प्रेजेंट करना चाहते हैं या उसको प्रिंट निकालना चाहते हैं तो हम लोग रिपोर्ट का यूज करते हैं। नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप। डीबीएमएस में रिलेशनशिप जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, वन टू वन, वन टू मेनी और मेनी टू मेनी। वन टू वन में क्या होता है? वन रिकॉर्ड इन अ टेबल इज रिलेटेड टू वन रिकॉर्ड इन अनदर टेबल, यानी एक टेबल का एक रिकॉर्ड जो होता है दूसरे टेबल के सिंगल रिकॉर्ड से कनेक्ट होता है, वो होता है हमारा वन टू वन रिलेशनशिप। वन टू मेनी में क्या होता है? वन टू मेनी जो होता है, वन रिकॉर्ड इन अ टेबल इज रिलेटेड टू मेनी रिकॉर्ड इन अनदर टेबल, यानी एक टेबल का सिंगल रिकॉर्ड दूसरे टेबल के मेनी रिकॉर्ड से रिलेटेड होता है वन टू मेनी। जैसे क्लास और स्टूडेंट, एक क्लास हो गया, एक क्लास में कई स्टूडेंट होते हैं, तो ये हो गया वन टू मेनी रिलेशनशिप। फिर है मेनी टू मेनी में, मेनी रिकॉर्ड्स इन वन टेबल आर रिलेटेड टू मेनी रिकॉर्ड इन अनदर टेबल। यहाँ कई स्टूडेंट जो हैं वो कई सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो ये हो गया मेनी टू मेनी। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स कई टाइप के होते हैं, जैसे टेक्स्ट हो गया, इंटीजर हो गया, डेसिमल हो गया, डेट हो गया, यस नो जो बुलियन डेटा टाइप होता है उसके लिए यूज होता है। तो ये 5 डेटा टाइप दिए गए हैं। टेक्स्ट में अगर हम कोई टेक्स्ट स्टोर करना चाहते हैं, नाम स्टोर करना चाहते हैं, एड्रेस स्टोर करना चाहते हैं तो टेक्स्ट का यूज़ करते हैं। अगर कोई नंबर स्टोर करना है तो इंटीजर का यूज़ करते हैं। कोई पॉइंट वाली डेसिमल वैल्यू स्टोर करनी है तो डेसिमल का यूज़ करते हैं। डेट स्टोर करना होता है तो डेट डेटा टाइप, और यस नो के फॉर्म में अगर बुलियन वैल्यू स्टोर करना होता है जहाँ हमें ट्रू और फॉल्स का यूज़ करना होता है तो हम लोग बुलियन का यूज़ करते हैं। यहाँ एक क्वेश्चन अभी सैम्पल पेपर में आया हुआ है, तो इसको डिस्कस कर लेते हैं, हो सकता है इसके बेस पे कोई दूसरा क्वेश्चन बन जाए। जैसे कैरेक्टर दिया हुआ है और वेरिएबल कैरेक्टर, ठीक है, तो इसमें कैरेक्टर जो होते हैं ये होता है फिक्स लेंथ, CHAR जो आप देख रहे हैं ये फिक्स लेंथ होता है, और दूसरा दिया VAR CHAR जिसको बोलते हैं वेरिएबल लेंथ। इसमें दोनों में डिफरेंस क्या होता है एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे कैरेक्टर में हमने लिखा है 5 और हमने स्टोर किया राम। अगर हमने मान के चलिए कि 5 बॉक्स बनाए, मेमोरी हमें हमने 5 बॉक्स दिए, 1 2 3 4 5, और हमने स्टोर क्या किया? राम स्टोर किया। तो पहले में ARA और
एम, ये रिस्टोर कर लिया। स्टोर करने के बाद क्या होगा कि विद, अब इसके अलावा जो स्पेस बच गया, यानी ये दो ब्लॉक जो बच गए, ये और ये जो है, ये कैरेक्टर के केस में क्या होगा, वेस्ट होगा। यानी यहाँ मेमोरी क्या हो रही है, वेस्ट हो रही है। ये भी स्पेस जो होगा वो यूज कर लिया जाएगा कैरेक्टर के केस में। लेकिन जो वेरिएबल कैरेक्टर यूज करते हैं, वेर कैर जो आप देख रहे हैं, यहाँ भी साइज 5 दिया हुआ है। इस केस में भी 5 बॉक्स बनेंगे, ठीक है, यानी मेमोरी एलोकेट हो रही है। लेकिन राम जो है वो केवल 3 यहाँ यूज हो रहे हैं, 2 खाली है। तो यहाँ स्पेस जो है वो वापस डिलीट कर दिया जाएगा, उसको हटा दिया जाएगा, जिससे क्या होता है कि आपका जो मेमोरी है वो वेस्ट नहीं होता है। इसलिए इसको लोग वेरिएबल लेंथ बोलते हैं। यूज ओनली रिक्वायर्ड, इस पर जितना स्पेस रिक्वायर्ड होता है उतना ही यूज होता है, यहाँ वेस्टेज नहीं होता है। ये डिफरेंस होता है कैरेक्टर और वेरिएबल कैरेक्टर में। चलिए नेक्स्ट है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी ensure that relationship between table remain consist, meaning a foreign key in one table must match primary key in another table। यानी जो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी होती है, ये इंश्योर करता है कि जब भी रिलेशनशिप बिटवीन टू टेबल, जब दो टेबल के बीच में रिलेशनशिप होता है तो रिमेन कंसिस्टेंट होना चाहिए। कंसिस्टेंट का मतलब है कि अगर पहला टेबल ये है और दूसरा टेबल ये है, इसमें रोल नंबर जैसे दिया हुआ है 101, और दूसरा टेबल जो है जिसमें रोल नंबर, सब्जेक्ट और मार्क्स दिया हुआ है, इसमें भी रोल नंबर बच्चे का 101 है। अगर ये एक रोल नंबर मान लीजिए 102 है और यहाँ वो रोल नंबर नहीं है, तो इस केस में क्या होता है, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी नहीं होती। ठीक है, यानी रेफरेंशियल इंटीग्रिटी ये इंश्योर करता है कि जो दो टेबल जब आपस में कनेक्ट होते हैं किसी कॉलम या किसी की के बेस पे, तो जो रिकॉर्ड होते हैं वो सेम मैच होने चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ प्राइमरी की बना है और यहाँ जो फॉरेन की बन रहा है, तो इसमें रिकॉर्ड जो है वो मैच होने चाहिए। ये रेफरेंशियल इंटीग्रिटी में होता है। नेक्स्ट है डेटा मॉडल इन डेटाबेस। डेटा मॉडल इन डेटाबेस, अ डेटा मॉडल डिफाइन हाउ डेटा इज स्ट्रक्चर्ड, stored and related in a database. It acts as a blueprint for डिजाइनिंग डेटाबेस। यानी डेटा मॉडल जो होता है एक तरह का डेटा स्ट्रक्चर का पूरा डिजाइनिंग होता है, उसका फॉर्मेट होता है, ब्लूप्रिंट होता है, जिसमें डेटा को किस तरह से स्टोर करके रखा जा रहा है। टाइप्स ऑफ डेटा मॉडल, इसमें डेटा मॉडल्स दिए हुए हैं, कौन कौन से टाइप्स हैं, हायरार्चिकल डेटा मॉडल, नेटवर्क डेटा मॉडल और रिलेशनल डेटा मॉडल। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है बोर्ड में। हायरार्चिकल में क्या होता है, डेटा इज अरेंज इन ट्री स्ट्रक्चर, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, ईच चाइल्ड हैज ओनली वन पेरेंट। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हायरार्चिकल, जहाँ एक एग्जांपल के तौर पर जैसे ऑर्गेनाइजेशन हो गया, देन डिपार्टमेंट हो गया, और देन उसके बाद एम्प्लॉय होते हैं। नेटवर्क डेटा मॉडल में डेटा इज अरेंज एज अ ग्राफ, अ चाइल्ड हैज मल्टीपल पेरेंट्स, अ स्टूडेंट कैन इनरोल इन मल्टीपल कोर्सेज। ये होता है नेटवर्क डेटा मॉडल। तीसरा होता है रिलेशनल डेटा मॉडल, डेटा इज स्टोर इन टेबल, रो एंड कॉलम। रिलेशनल डेटा मॉडल जो होते हैं उसमें रो और कॉलम के फॉर्म में रिकॉर्ड इंसर्ट होते हैं। टेबल आर कनेक्टेड यूजिंग की, प्राइमरी की और फॉरेन की। जो टेबल्स होते हैं आपस में कनेक्ट होते हैं प्राइमरी की और फॉरेन की के थ्रू। अब एग्जांपल देखते हैं, स्कूल इज प्लानिंग टू computerize its student information system. Initially, the administration wants a simple structure where each student belongs to only one class. Later, they realized that student may participate in multiple clubs and activity. Finally, the school wants flexible and easy to manage system that can store student detail, subject and marks in a table and can be shared easily. Which data model should be used initially and why? तो पहला हो जाएगा इसका आंसर हायरार्चिकल डेटा मॉडल, बिकॉज इट फॉलो अ सिंपल पेरेंट चाइल्ड स्ट्रक्चर। सेकेंड है विच डेटा मॉडल इज सुटेबल व्हेन स्टूडेंट्स आर इन्वॉल्व इन मल्टीपल एक्टिविटी। जब मल्टीपल एक्टिविटी में एक स्टूडेंट इन्वॉल्व होगा तो यहाँ कौन सा डेटा मॉडल होगा, तो इसके लिए होगा नेटवर्क डेटा मॉडल, बिकॉज इट अलाउ मेनी टू मेनी रिलेशनशिप। थर्ड है विच डेटा मॉडल इज बेस्ट फॉर द फाइनल सिस्टम एंड वाई। तो सबसे बेस्ट जो डेटा मॉडल माना जाता होता है रिलेशनल डेटा मॉडल, बिकॉज इट इज फ्लेक्सिबल, इजी टू मैनेज एंड वाइडली यूज। यहाँ कुछ की है जैसे कैंडिडेट की। कैंडिडेट की क्या होते हैं, टेबल होता है, टेबल में जितने भी कॉलम यूनिक होते हैं वो सारे कैंडिडेट की कहलाते हैं। दूसरा है प्राइमरी की। प्राइमरी की टेबल के अंदर एक कॉलम यूनिक होता है, जो हम प्राइमरी की बनाते हैं वो डुप्लीकेट नहीं होता है और ना ही नल होता है, यानी उस कॉलम को हम लोग खाली भी नहीं रख सकते हैं और ना ही वो डुप्लीकेट होता है। नेक्स्ट है आपका अल्टरनेट की। अल्टरनेट की का मतलब कैंडिडेट की के पहले सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, टेबल में कैंडिडेट की देख रहे हैं, यानी कितने कॉलम हैं जो यूनिक हो सकते हैं, उसमें से किसी एक कॉलम को हमने प्राइमरी की बना दिया। प्राइमरी की बनाने के बाद जो कॉलम बच जाते हैं वो हमारे अल्टरनेट की कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए टेबल में अगर रोल नंबर था उसको हमने प्राइमरी की बना दिया, देन आधार नंबर अगर है तो आधार नंबर भी यूनिक होता है तो वो अल्टरनेट की कहलाएगा। फिर नेक्स्ट है कंपोजिट की। सपोज अगर हमारे टेबल में कोई भी कॉलम ऐसा नहीं है जो जो यूनिकली रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करता हो, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक से ज़्यादा कॉलम का यूज़ करते हैं।
तो एक से ज़्यादा जब कॉलम का यूज़ करके हम लोग एज अ प्राइमरी की यूज़ करते हैं तो होता है कंपोजिट की। फॉरेन की क्या होता है, ये एक तरह से रिलेशनशिप के लिए यूज़ करते हैं। जब टेबल को आपस में कनेक्ट करना होता है तो फॉरेन की का यूज़ करते हैं। तो फॉरेन की इज फिल्ड इन वन टेबल दैट रेफर्स टू द प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल। इट इज़ यूज टू क्रिएट रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स। इसको रेफरेंस की भी बोला जाता है फॉरेन की को, याद रखिएगा। अब यहाँ जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। ये आपका लास्ट का क्वेश्चन होगा, जब भी पेपर में आएगा ये लास्ट में या सेकंड लास्ट क्वेश्चन आता है ये। और ये 4 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। एक टेबल बना होगा, उस टेबल के अकॉर्डिंग आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जैसे टपल्स की बात करते हैं तो टपल्स किसे कहते हैं, तो ये समझ जाइए कि जो ये रो होते हैं ना, ये रो आप देख रहे हैं, 2 रो, 3, 4, ये 5, ठीक है। इसे हम लोग बोलते हैं क्या, टपल बोलते हैं। इसी को हम लोग रो भी बोलेंगे और इसी को हम लोग रिकॉर्ड भी बोलेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि इस टेबल में रिकॉर्ड्स कितने हैं, तो रिकॉर्ड्स कितने हो गए, 1 2 3 4 5, ठीक है। यानी पहला रो, दूसरा हेडिंग को नहीं काउंट करना है आपको। रिकॉर्ड में हेडिंग आप काउंट नहीं करेंगे, आपको केवल रिकॉर्ड काउंट करने होंगे। तो ये पहला रिकॉर्ड है, दूसरा है, ये तीसरा, 4 5। यानी टपल या रिकॉर्ड अगर आपसे पूछा जाए तो आप कितना बताएंगे, यहाँ पास 5 बताएंगे। उसके बाद एट्रीब्यूट पूछा जाता है। एट्रीब्यूट क्या होते हैं, यानी जो कॉलम्स होते हैं, कॉलम्स को एट्रीब्यूट बोलते हैं या फील्ड भी बोला जाता है। तो आपको याद रखना है कि ये जो कॉलम आपको दिख रहे हैं, इसी को हम लोग फील्ड भी बोलते हैं या एट्रीब्यूट भी बोलते हैं या कॉलम भी बोलते हैं, ठीक है। तो फील्ड या कॉलम या एट्रीब्यूट कितने हैं, 3 4 5 5 है। फिर है कार्डिनलिटी। कार्डिनलिटी क्या होती है, तो टपल या रो जो होते हैं उसी को हम लोग कार्डिनलिटी बोलते हैं, याद रखिएगा। यानी ये जो रो है इसी को हम लोग कार्डिनलिटी रेफर टू द नंबर ऑफ टपल्स या रो, नंबर ऑफ रो जो होते हैं उसको हम लोग कार्डिनलिटी बोलते हैं। और डिग्री, डिग्री जो होता है ये नंबर ऑफ जो कॉलम्स होते हैं उसे हम लोग डिग्री बोलते हैं। नंबर ऑफ कॉलम्स या जो एट्रीब्यूट्स होते हैं उसे हम लोग डिग्री कहते हैं। क्लियर, इसलिए मैंने यहाँ पूरा मेंशन कर लिया ताकि आपको इजीली समझ में आए। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। बस 2 ही नाम है, आपको ध्यान देना है। अब टपल हो या रो हो या रिकॉर्ड हो या कार्डिनलिटी हो, एक ही चीज हो गया। एट्रीब्यूट की बात करें तो एट्रीब्यूट में कॉलम हो, फील्ड हो या डिग्री हो, एक ही चीज है। और लास्ट यूनिट है मेंटेन हेल्दी, सेफ एंड सिक्योर वर्किंग इन्वायरमेंट। इससे आपको 10 मार्क्स के क्वेश्चन आने हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन किस तरह के आ सकते हैं बोर्ड में। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज अ हेल्दी वर्किंग इन्वायरमेंट। आंसर है, हेल्दी वर्किंग इन्वायरमेंट इज अ प्लेस वेयर एम्प्लॉय फील सेफ, कंफर्टेबल एंड फ्री फ्रॉम हेल्थ हजार्ड्स। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज वर्कप्लेस सेफ्टी। वर्कप्लेस सेफ्टी मीन्स प्रोटेक्टिंग वर्कर फ्रॉम एक्सीडेंट, इंजरीज एंड हजार्ड्स एट वर्क। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज ergonomics। ergonomics is the science of designing the workplace to suit the worker comfort and health। ergonomics का मतलब होता है किस तरह का वर्कप्लेस तैयार करना जहां वो कंफर्ट होकर काम कर सके। नेक्स्ट है, गिव वन एग्जांपल ऑफ फिजिकल हजार्ड। तो स्लिपरी फ्लोर जो होता है ये फिजिकल हजार्ड का एक एग्जांपल होता है। नेम वन वर्कप्लेस हजार्ड, यहां आ जाएगा आपका इलेक्ट्रिकल हजार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज फायर सेफ्टी। फायर सेफ्टी रेफर टू द मेजर्स टेकन टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल फायर एक्सीडेंट। यानी जो फायर से जो भी एक्सीडेंट होने वाले हैं उससे बचाने के लिए फायर सेफ्टी का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट टू फीचर्स ऑफ हेल्दी वर्किंग इन्वायरमेंट। पहला, प्रॉपर लाइटिंग एंड वेंटिलेशन। सेकंड, क्लीन एंड हाइजीनिक सराउंडिंग। ये जनरल क्वेश्चंस हैं जो अपने रियल लाइफ में हम चीजों को देखते हैं और किस तरह से जो प्रॉब्लम्स आती है हमारे पास तो हम किस तरह से उसको फेस कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट 2 सेफ्टी मेजर्स फॉर अ कंप्यूटर लैब। कंप्यूटर लैब में जब जाते हैं तो क्या सेफ्टी मेजर्स आपको रखने हैं। तो पहला है, डू नॉट टच इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट विथ वेट हैंड एंड सेकंड है, कीप केबल प्रॉपर्ली कवर्ड। राइट टू बेनिफिट्स ऑफ सिक्योर वर्किंग इन्वायरमेंट। आंसर हो जाएगा इसका, प्रोटेक्ट डेटा एंड सिस्टम्स। सेकंड हो जाएगा, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। यहाँ ज्यादा हम लोग डिटेल में बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ मैंने सिंपल लैंग्वेज में सिंगल लाइन में आंसर दिया हुआ है, आप इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज प्रॉपर लाइटिंग हेल्प एट द वर्क प्लेस। रिड्यूस आई स्ट्रेन एंड सेकंड हो जाएगा, इम्प्रूव्स कंसंट्रेशन। एक्सप्लेन 3 वर्कप्लेस हजार्ड। 3 वर्कप्लेस हजार्ड कौन कौन से हो सकते हैं। फिजिकल हजार्ड होता है, इलेक्ट्रिकल हजार्ड होते हैं और फायर हजार्ड। फिजिकल हजार्ड में आ जाएगा स्लिपरी फ्लोर्स, नॉइस। और इलेक्ट्रिकल हजार्ड में लूज वायर्स, ओवरलोडेड सॉकेट। फिर फायर हजार्ड में आ जाएगा शॉर्ट सर्किट, फ्लेमेबल मटेरियल्स। नेक्स्ट है, राइट 3 साइबर सेफ्टी मेजर्स। साइबर सेफ्टी मेजर्स क्या रखने हैं आपको। यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, जैसे मैंने अभी बताया है,
आपको कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कैसा होता है। इंस्टॉल एंटीवायरस सॉफ्टवेयर ताकि आपके सिस्टम में वायरस ना आए और आप वायरस को डिटेक्ट करके उसको डिलीट कर सके। डू नॉट क्लिक ऑन अननोन लिंक, कोई भी लिंक अगर आपके पास आता है अननोन लिंक तो उस पर क्लिक नहीं करना है आपको। ये कुछ साइबर सेफ्टी मेजर्स हैं। हाउ डज एर्गोनोमिक हेल्प प्रिवेंट हेल्थ प्रॉब्लम्स, रिड्यूस बैक एंड नेक पेन, प्रिवेंट आई स्ट्रेन, इंप्रूव कंफर्ट एंड इफिशियंसी। यानी हमने बताया था कि ergonomics जो होते हैं यानी एक तरह का वेल डिजाइन वर्क प्लेस तैयार करना जो कंफर्ट हो, जो भी स्टाफ होते हैं जो एम्प्लॉय होते हैं उसके लिए कंफर्ट जोन देना ताकि वो फ्री माइंड होके इजीली कंफर्ट होके वो आराम से काम कर सके, वही होता है आपका ergonomic। नाउ कुछ इसके एग्जांपल दिए गए हैं, चलिए एक बार इसको भी पढ़ लेते हैं। रमेश वर्क्स इन अ कंप्यूटर लैब, ही नोटिस लूज इलेक्ट्रिकल वायर एंड वाटर spilled near computer. Other student ignore it. Ramesh immediately inform the teacher and help in clearing the area. पहला क्वेश्चन है what danger was prevent in the lab. सेकंड है what value are shown by Ramesh. Mention any 3 safety measures to avoid such accidents. तो आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रिक हजार्ड एंड रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक। सेकंड है रिस्पॉन्सिबिलिटी अवेयरनेस एंड कंसर्न फॉर सेफ्टी। थर्ड इसका आंसर हो जाएगा कीप इलेक्ट्रिकल वायर कवर्ड एंड फ्लोर ड्राई। सेम इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट एग्जांपल, सीमा यूजेस अ कंप्यूटर फॉर लॉन्ग आवर्स विदाउट लेकिंग ब्रेक। हर फ्रेंड एडवाइज हर टू मेंटेन प्रॉपर पोस्चर एंड टेक शॉर्ट ब्रेक बट सी इग्नोर द एडवाइस। लेटर सी डेवलप बैक एंड आई प्रॉब्लम। पहला क्वेश्चन हो जाएगा नेम द हेल्थ इशू सीमा फेस्ड। तो बैक पेन एंड आई स्ट्रेन, अगर आप ब्रेक नहीं लेंगे कंटिन्यूअस कंप्यूटर पे काम करेंगे तो बैक पेन या आई स्ट्रेन हो सकता है। सेकंड क्वेश्चन है विच वैल्यू वाज मिसिंग इन सीमा बिहेवियर, सेल्फ केयर एंड हेल्थ अवेयरनेस। यानी यहाँ क्या मिसिंग हो रहा है उसके द्वारा, सेल्फ केयर और हेल्थ अवेयरनेस मिसिंग हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट टू करेक्टिव स्टेप्स। टू करेक्टिव स्टेप्स क्या हो सकते हैं, मेंटेन करेक्ट सिटिंग पोस्चर और टेक रेगुलर ब्रेक। जब भी हम लोग कंप्यूटर या मोबाइल फोन पे काम करते हैं या मोबाइल फोन देखते हैं तो बीच बीच में हमको ब्रेक ले लेना चाहिए, कंटिन्यूअस नहीं देखना चाहिए, इससे हमारी आंखों को प्रॉब्लम आती है। चलिए अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है रमेश नोटिस दैट अ कलीग हैज स्लिप्ड एंड सस्टेन्ड अ सीरियस इंजरी एट वर्क। विच सीक्वेंस of action demonstrate the correct approach to handling the accident according to safety protocols। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा अटेंड टू इंजर्ड पर्सन, इन्फॉर्म सुपरवाइजर एंड असिस्ट सुपरवाइजर। इसका करेक्ट ऑप्शन यही है कि सबसे पहले हमको क्या करना है, जो इंजर्ड पर्सन है उसको देखना है, ठीक है, उसका ट्रीटमेंट कराना है और साथ ही साथ अपना जो सुपरवाइजर है उनको इन्फॉर्म कर देना है और सुपरवाइजर को असिस्ट भी करना है। तो ये स्टेप्स होते हैं। फायर एक्सटिंग्विशर कैटेगरीज दिए गए हैं, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी और क्लास के। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चंस जो है पेपर में आते हैं। तो क्लास आपको पता होना चाहिए कि जो भी सॉलिड मटेरियल होता है जैसे वुड होते हैं, पेपर होते हैं, क्लॉथ होते हैं, प्लास्टिक होते हैं, तो वहाँ क्लास ए कैटेगरी का फायर एक्सटिंग्विशर यूज होता है। और जो क्लास बी होते हैं, क्लास बी में फ्लेमेबल लिक्विड होते हैं, पेट्रोल होता है, डीजल होता है, ऑयल होता है, पेट्रोल होते हैं, ठीक है, तो ये क्लास बी होते हैं। क्लास सी में इलेक्ट्रिकल फायर्स जो होते हैं जैसे कंप्यूटर वायरिंग होते हैं या स्विच बोर्ड होते हैं, इसमें अगर फायर है। क्लास डी जो होता है हमारा, जो क्लास डी होता है वो मेटल के लिए होता है, मेटल फायर के लिए होता है, मैग्नीशियम, सोडियम, एल्युमिनियम, इस तरह के जो मेटल्स होते हैं उसमें अगर फायर है, आग लगा है तो हमें क्लास डी का एग्जीक्यूशन यूज करना है। क्लास के जो होता है, के से किचन होता है, किचन फायर्स, कुकिंग ऑयल, फैट, इसमें अगर आग लगा हुआ है तो इस केस के लिए हमें क्लास के का जो फायर एग्जीक्यूशन है वो यूज करना चाहिए। तो जनरली जो क्वेश्चन आते हैं, जैसे यहाँ मैंने अलग से भी मेंशन किया है कि पेट्रोल या ऑयल फायर जो होते हैं उसके लिए क्लास बी आपको यूज करना है। कंप्यूटर लैब में अगर आग लग जाती है तो आपको क्लास सी का यूज करना है, और पेपर हो या वुड में अगर आग लग जाती है तो क्लास ए का यूज करना। यहाँ भी मैंने देखिए इमेज के थ्रू समझाया है, सेम चीज है, वही चीज है। क्लास ए का लिखा हुआ है वुड हो गया, पेपर हो गया, क्लॉथ हो गया। क्लास बी में आता है आपका पेट्रोल, ऑयल, पेंट। क्लास सी में हो गया कंप्यूटर वायर हो गया। क्लास डी में आता है मैग्नीशियम, सोडियम, और क्लास के में किचन ऑयल, फैट, ये कैटेगरी आती है। CO2 एग्जीक्यूशन जो होता है फॉर इलेक्ट्रिकल फायर्स के लिए यूज किया जाता है। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और मैंने अपने तरफ से पूरी कोशिश की है कि जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके सिलेबस में उस सबको कवर किया जाए, और काफी हद तक मैंने कवर करने की कोशिश भी किए हैं। लेकिन हो सकता है कुछ क्वेश्चन रह गए हो, तो आपको ये वीडियो तो पूरा देखना है, सारे क्वेश्चंस के याद करने हैं, साथ ही साथ आपको अपने लेवल से भी, अपने बुक से भी कुछ क्वेश्चंस
प्रिपेयर करने हैं। पूरा जो है आपको इस वीडियो पे डिपेंड नहीं रहना है। ये तो वीडियो में मैंने बहुत सारे क्वेश्चन छांट के लिखे हैं जो इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको अपने लेवल से भी तैयारी करनी है। धन्यवाद। और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए अगर वो क्लास 10th में पढ़ते हैं तो।